इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मस्त, मजे में। चलिए, तो गाइज आपको याद होगा जैसे कि लास्ट क्लास यानी कि एडीओ के अंदर सिलेबस में क्या आएगा, तो वो हम जो है कल डिस्कशन कर चुके हैं। उसका सिलेबस में मैंने आपको बता दिया था कि जैसे टर्मिनोलॉजी, क्रॉप्स के अंदर डिटेल, प्लांट फिजियोलॉजी, एग्रोमेट, आपका फार्मिंग सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, हार्मोन्स, सीड टेक, टिलेज प्रैक्टिसेस, इरिगेशन मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, प्रिसीजन फार्मिंग, और आपका यहाँ पर अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो दो तीन टॉपिक और हो जाएंगे, जैसे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। आप इनको रिकॉर्ड की फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ताकि अगर कल को नहीं करवाया गया तो आप एक क्वेश्चन रेज कर सकते हो कि दिस टॉपिक हैज नॉट बीन डन येट, है ना। चलिए, तो मैंने क्या बोला कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये है मिसलेनियस टॉपिक इनके साथ, और एक आपका यहाँ पर आता है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसी के साथ आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये हमारे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं जो हमने कवर करने हैं किसके अंदर, आपके हरियाणा एडीओ में, ठीक है। और सॉइल साइंस वगैरह वो इसी के पार्ट हो ही जाएंगे, इसके साथ में कवर हो जाएगा। तो डेफिनेटली गाइज ये हमारा सिलेबस रहेगा जिसे हमें क्या करना है, कवर करना है। समझ में आ गया, यस और नो? चलिए, तो डियर ऐसा है कि इस सिलेबस में हम जब कवर करेंगे तो एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि आपका सीक्वेंस और आपका एक दूसरे के साथ कोरिलेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं कि आप लोग बोलोगे सर शायद ना बेवकूफ बना रहा है यार, कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होता है कि रिलेशन वगैरह। लेकिन आपको सिंपल सी कहानी समझाता हूं पहले टॉपिक से लेके आपके इन टॉपिक के बीच में। जैसे मान के चलिए, मैंने सीरियल्स, पल्सेस, ऑयलसीड, कैश क्रॉप, इन क्रॉप के अंदर क्या पढ़ना है, इरिगेशन फैसिलिटीज को डिस्कस करना है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि अगर इसको वाटर की रिक्वायरमेंट है, इसकी क्रिटिकल स्टेज की बात है, तो क्रिटिकल स्टेज डायरेक्टली रिलेट करता है किससे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, ठीक है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेट करता है, प्लस इसके अंदर इरिगेशन जो मैनेजमेंट पार्ट होगा वो भी हमें कहां डिस्कस करना पड़ेगा, इसी में डिस्कस करना पड़ेगा। प्लस में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो सीड रेट है, डेफिनेटली क्रॉप को हमने स्टडी किया तो उसके साथ सीड रेट को हम कहां पर डिस्कस करते हैं, सीड टेक्नोलॉजी में डिस्कस करते हैं। उसके अंदर कौन सा क्लाइमेट आपका फॉलो करेगा तो एग्रोमेट में स्टडी करते हैं। और आपका प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर कल भी आपके साथ डिस्कशन कर रहे थे कि उसके अंदर किस प्रकार का रेस्पिरेशन होगा, किस प्रकार का वहां पर ग्रोथ मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होंगी, वो सारी की सारी इसके साथ क्या की जाएंगे, डिस्कस की जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो ये हमारा क्या रहेगा, आपका प्रोसेस रहेगा। और इसी के थ्रू हमने क्या करना है, आपका वन बाय वन सभी टॉपिक को कोरिलेट करते हुए कंप्लीट आपका कवर करना है, ठीक है। तो चलिए, आज ज्यादा आपका समय ना लेते हुए, सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अब हरियाणा का एग्जाम है तो डेफिनेटली हमें हरियाणा को कंसीडर क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। उसके अंदर जो प्रेजेंट आपका स्टेटिस्टिक्स यानी कि जो डेटा है वो आपका डिस्कस करना पड़ेगा। दूसरा, यहां पर जो आपके एग्जाम के अंदर देखो, हरियाणा के डेटा की अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो उसमें प्रेजेंट टाइम में सिनेरियो क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन कितने एरिया में हो रहा है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है, वहां का इरिगेशन एरिया या इरिगेटेड एरिया कितना है, टोटल स्कीम क्या चल रही है ना। तो ये आपका क्या है, आपका डिस्कस करने वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो इसी के अंदर सबसे पहले आज जो है, आप सब लोग जानते हैं ना, हरियाणा और पंजाब क्या है, वो प्राइमरी एग्रीकल्चर स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा आपका क्रॉप का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। मैं दोबारा अपनी बात के ऊपर आता हूं। देखिए, आपके इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो आपका क्रॉप का प्रोडक्शन है वो एक आपका हरियाणा है और एक आपका पंजाब है। ये दो स्टेट काफी ज्यादा। अब बोलोगे सर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन तो यूपी में है। बिल्कुल भाई, प्रोडक्शन आपका यूपी में है, लेकिन प्रोडक्टिविटी के केस में अगर हम बात करेंगे तो वहां पर आपका कौन है, हरियाणा और पंजाब है ना। उसी प्रकार से बासमती राइस का जो प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा किस स्टेट में होता है, हरियाणा में होता है। किस स्टेट में होता है, हरियाणा में होता है। और हरियाणा के अंदर अगर हम देखो, डेफिनेटली आपका एग्जाम कौन सा स्टडी कर रहे हैं, हरियाणा का है, हरियाणा एचडीयू है। तो इसके अंदर हमारा जो करंट का सिनेरियो होगा, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सी क्रॉप में प्रोडक्शन ज्यादा है, वो भी सिनेरियो हमें डिस्कस करना ही पड़ेगा। तभी हम जो है इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो जैसे आपका किस क्रॉप के अंदर, जैसे अब कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन का आपका हाईएस्ट प्रोडक्शन किस डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा में? सिरसा,
है ना। उसी प्रकार से आपका करनाल जो है वो किस में आता है, राइस प्रोडक्शन में, है ना। तो आपका जिसके भी प्रोडक्शन के रिलेटेड जो डेटा है वो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को जरूर ध्यान करिएगा डियर वन, क्योंकि अगर वो आपने नहीं किया तो डेफिनेटली आपके लिए क्या होगी, एक प्रॉब्लम होगी। तो हम सिनेरियो को डेफिनेटली देखते हुए चलेंगे, करंट का डेटा जो है वो भी हम पढ़ेंगे, और करंट के अंदर जो हरियाणा की गवर्नमेंट स्कीम है और सब्सिडी जो प्रोवाइड करवाई जा रही है, जैसे आपको पता होगा प्लांट रेजिड्यू के ऊपर हरियाणा गवर्नमेंट काफी सब्सिडी दे रही है, उसके अंदर जो इंप्लीमेंट परचेज किए जा रहे हैं वहां पर सब्सिडी दी जा रही है। प्लस में आपका जो पता होगा मेरा पानी मेरी विरासत, हरियाणा के अंदर एक स्कीम है जो कि आपका इरिगेशन यानी कि जो ग्राउंड वाटर आपका डिप्लीट होता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है, उसके रिलेटेड जो स्कीम है उसको भी कवर किया जाएगा और उसका सिनेरियो यहां पर आपका कवर किया जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ आपका जो पार्ट आपका इसके अंदर क्या है, 70% रेजिस्टेंट जो आपके हैं, यानी कि वो क्या है, एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं। सब लोग जानते होंगे कि हरियाणा के अंदर नंबर ऑफ फार्मर क्या है, काफी ज्यादा है। इसी प्रकार की पंजाब के अंदर भी नंबर ऑफ फार्मर क्या है, ज्यादा है। और अगर हम बात करें ऑल ओवर इंडिया की, तो ऑल ओवर इंडिया में आप सब लोग जानते होंगे कि 87% फार्मर जो है हमारे क्या है, मार्जिनल, स्मॉल एंड मार्जिनल है। ये तो है आपका डेटा अकॉर्डिंग टू द लैंड अवेलेबिलिटी, या लैंड जो आपका फार्मर के पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग फार्मर का आपका सिनेरियो है। लेकिन अगर पूछ ले कि टोटल कितनी पॉपुलेशन एंगेज्ड है आपके एग्रीकल्चर के अंदर, तो क्या आंसर होगा आपका, अप्रोक्सीमेटली 60 to 65% आपकी पॉपुलेशन इंडिया की क्या है, एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है। अगर जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था तब 75% का डेटा था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में सिनेरियो चेंज हो चुका है, क्योंकि अब आप सब लोग जानते होंगे आज प्रेजेंट टाइम में आप फार्मर के बेटे हैं, लेकिन आप जो है अपनी प्राइवेट जॉब को या फिर अपनी गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर ज्यादा करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर। रीजन क्या है, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे हो सकता है, यहां पर भी एक सिनेरियो से, क्योंकि प्रैक्टिकल लेवल से आपके क्वेश्चंस रहते हैं। बोलोगे सर प्रैक्टिकल लेवल से क्वेश्चन कैसे रहते हैं, देखो मेरे भाई बात सुनना ध्यान से। आपका प्रैक्टिकल लेवल का मतलब क्या होता है इसके अंदर, कि जब भी हम बात करते हैं तो आपके एग्जाम के अंदर आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिचुएशन बेस्ड, है ना। जैसे मैंने आपको पूछा कि आप प्रेजेंट टाइम में इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर जो है चेंजेस हो रहे हैं और हम लोग नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इससे आपका इंडिया के अंदर फर्दर प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन में क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप लोग बोलोगे सर कि अगर हमारा नई टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करते हैं तो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो जाएगा। हम क्या करते हैं प्रेजेंट टाइम में, आपके एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को यूज करते हैं। एक्स्ट्रा रिसोर्सेज मतलब इनपुट कॉस्ट हमारी हाई है। हमने अगर फार्मिंग सिस्टम में हम पढ़ते होते हैं इंटेंसिव कल्टीवेशन या इंटेंसिव फार्मिंग, तो हम सब लोग जानते हैं इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब क्या होता है, कि ऐसी फार्मिंग जिसके अंदर हम इनपुट कॉस्ट को हाई रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू आपका प्रोडक्शन को देखते हुए या फिर इन चीजों को देखते हुए, है ना। तो यहां पर आपका याद रखना कि इनपुट कॉस्ट जब आप लोग ज्यादा अप्लाई करोगे, यानी कि आपका फर्टिलाइजर ज्यादा अप्लाई करोगे, पेस्टिसाइड ज्यादा अप्लाई करोगे, तो उससे क्या होगा, आपका प्रोडक्शन जो है एक टाइम के लिए इंक्रीज होगा, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया। तो यहां पर यह चीज समझने की रिक्वायरमेंट है कि हमारा इंटेंसिव कल्टीवेशन है इंडिया के अंदर, और उसकी वजह से प्रेजेंट टाइम में हम रिसोर्सेज को काफी ज्यादा यूज करते हैं, तो ये रिसोर्सेज का यूज टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और रिसोर्सेज का यूज कम हो गया तो डेफिनेटली आप सब लोग जानते हैं कि इससे हमारा जो इकोनॉमिक जो आपकी कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होने वाली है, हमारी जो जेब है वो, हमारी जो पॉकेट है उसके अंदर जो मनी है वो इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट हमारी क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। समझ में आया या नहीं आया। चलिए, अब हमारी उसी प्रकार से बात करें तो प्रेजेंट टाइम में जो आपका 70% जो फार्मर, 70% जो आपकी पॉपुलेशन है वो क्या है, एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है। सब लोग जानते हो आपका इंडिया, हरियाणा जो है यहाँ पर मेनली जो आपके फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, जैसे कि अगर राइस की बात करें, वीट की बात करें या फिर कॉटन की बात करें, फूड ग्रेन में नहीं आएगा, ये कैश क्रॉप में आ जाएगा, फाइबर क्रॉप में आ जाएगा। तो ये क्रॉप हम क्या करते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन में करते हैं, है ना। तो जिसे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर क्या है, हरियाणा इज सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन और सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इन द इंडिया सेंट्रल पूल ऑफ फूड ग्रेन, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट आपका पूल है। पूल मतलब जहां से आपका, अब एक बात बताऊं, तो अगर हरियाणा और पंजाब कहीं ना कहीं फूड देना बंद कर दें तो आपको पता होना चाहिए आधा इंडिया जो है उसको फूड नहीं मिल पाएगा। डू यू नो दैट थिंग। क्योंकि हम सरप्लस में प्रोडक्शन करते हैं। हम क्या करते हैं, सरप्लस में प्रोडक्शन करते हैं। सरप्लस का मतलब क्या होता है, हमारे यूज के बाद जो एक्स्ट्रा चीज बच जाए। अब बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे कि शायद यार ये चीज आपके एग्जाम में आएगी कि नहीं आएगी, इसको हमें कवर करना चाहिए कि नहीं कवर करना चाहिए। देखो मेरे भाई, कवर करने का
फंडा ये होता है कि हमें बेस से लेके आखिर तक हर चीज को कवर करना पड़ेगा। अगर हम ये सोच लें कि ये एग्जाम में आएगा और ये एग्जाम में नहीं आएगा, तो फिर तुम ही डिसाइड कर लेना कि क्या एग्जाम में आएगा और क्या नहीं आएगा, फिर अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेते। समझ में आया मैंने क्या? क्योंकि बहुत सारी बार एक डाउट होता है कि सर ये एग्जाम में आएगी कि नहीं आएगी, तो एग्जाम में किसी चीज का कंफर्मेशन नहीं है कि कौन सा एग्जाम में आएगा और कौन सा पार्ट एग्जाम में नहीं आएगा। तो प्लीज इस बात को जरूर कंसीडर करें कि एग्जाम के अंदर जो चीज आपकी आने वाली है उसको हमें कैसे कवर करना है। समझ में आया? यस और नो? नेक्स्ट है मेन क्रॉप ऑफ हरियाणा आर वीट, राइस, शुगरकेन, और ये सारी की सारी क्रॉप आपकी क्या है? मेन क्रॉप है। तो इनका नाम क्या बताना है? नाम आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है? एक सेकंड रुकिएगा। सो ये क्या हुआ हमारा? हरियाणा का एग्रीकल्चर का सिनेरियो। लेकिन सिनेरियो में अभी स्टैटिस्टिक्स बाकी है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? कितना टोटल लैंड है, उसके अंदर एग्रीकल्चर का लैंड कितना है, नेट इरिगेटेड एरिया कितना है, ग्रोस इरिगेटेड एरिया कितना है, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया कितना है, प्रेजेंट टाइम में फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना है। ये सारा का सारा हमारा क्या होता है? एग्रीकल्चर का स्टैटिस्टिक्स होता है, स्टैट होता है ना? जैसे अगर हम बात करें यहां पर, तो आप सब लोग जानते हैं ज्योग्राफिकल एरिया टोटल हमारा कितना है? ये हेक्टेयर की बात हो रही है। किसकी? ये जो टोटल है आपकी किसकी बात हो रही है? हेक्टेयर की बात हो रही है। कितना हो जाएगा आपका? 1000, 10 लाख, 10 लाख करोड़, है ना? 4 करोड़ 42 लाख 10,000 आपका यहाँ पर क्या 1000 क्या हो जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली? यहाँ पर अगर हम बात करें तो हेक्टेयर का है ना? और अगर किलोमीटर और स्क्वायर किलोमीटर की बात करेंगे तो चेंज हो जाएगा डेटा, और ये डेटा मोस्टली आप लोग जानते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एरिया अंडर फॉरेस्ट कितना है, परसेंटेज फॉरेस्ट कितना है। परसेंटेज फॉरेस्ट का मतलब जानते हो कि जैसे मान के चलिए आपका 100 स्क्वायर मीटर एरिया टोटल है, ठीक है, और 35 स्क्वायर मीटर क्या है? फॉरेस्ट है, तो 35 ही क्या हो जाएगा? परसेंट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? उसी के अकॉर्डिंग क्या बनाया गया है? परसेंट बनाया गया है। कल्टीवेबल एरिया, कल्टीवेबल एरिया का मतलब होता है जहां पर आप एग्रीकल्चर क्रॉप को प्रोडक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है परसेंटेज कल्टीवेबल एरिया, मतलब इसके रिस्पेक्ट में टोटल आपका परसेंटेज कितना परसेंट एरिया जहां पर आपका प्रोडक्शन किया जा रहा है। नेट एरिया शोन, अब देखो यहां पर कल्टीवेबल एरिया होता है और नेट एरिया शोन होता है। नेट एरिया शोन मतलब टोटल आपका जो प्रेजेंट टाइम है जिसके ऊपर क्रॉप को ग्रो करवाया जा रहा है, ये है ग्रो करवाया जा सकता है। कुछ भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से इसके ऊपर ग्रो नहीं करवाया जा रहा होगा, लेकिन ये वो एरिया है जिसके ऊपर आपका प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है? क्रॉप को प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो नेट एरिया शोन है। नेक्स्ट है परसेंटेज नेट एरिया शोन, यानी कि ये क्या है? 96.5% आपका एरिया है परसेंटेज। और नेक्स्ट आपका है एरिया सोन मोर देन वंस, यानी कि आपका एरिया मोर देन वंस जहां पर सोइंग की जा रही है। मतलब क्या है? इसका कहानी समझाता हूं। एक आपका होता है मोनोक्रॉपिंग, एक होता है मल्टीपल क्रॉपिंग। समझ में आ रही है मेरी बात को? मोनोक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? एक साल में आप एक ही बार को क्या करोगे? क्रॉप को प्रोडक्शन करोगे। ऐसा रीजन क्या होता है? रीजन यहां पर होता है कि जैसे राजस्थान की बात करते हैं, वहां पर वाटर की क्या नहीं होती? अवेलेबिलिटी नहीं होती। ऐसा ही अगर हम बात करें तो हरियाणा के अंदर जहां पर वाटर की स्कार्सिटी है, उन एरिया में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाटर की क्या है? शॉर्टेज है। वाटर की क्या है? वहां पर शॉर्टेज है। तो डेफिनेटली जहां पर वाटर की शॉर्टेज होगी वहां पर आपका क्रॉप प्रोडक्शन कम किया जाएगा, या फिर पूरे साल भर वहां पर हम क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये वो एरिया है जहां पर आपका एक से ज्यादा बार क्रॉप को ग्रो करवाया जाता है। तो इतने एरिया में से इतना एरिया वो है जहां पर एक से ज्यादा बार क्रॉप को ग्रो करवाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, देखो एक होता है नेट क्रॉप्ड एरिया, एक होता है ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ये कहानी क्या होती है नेट और ग्रोस की? देखो जैसे मान के चलिए आपका फार्मर है, फार्मर के पास क्या है? 5 एकड़ लैंड है। क्या है? 5 एकड़ लैंड है, ठीक है। आप भी मान के चलिए अपने आप को फार्मर हो आप। अब यहां पर क्या किया आपने? खरीफ सीजन में क्रॉप को ग्रो करवाया। खरीफ सीजन में क्रॉप को ग्रो करवाया कितने एकड़ में? 2 एकड़ में क्या ग्रो करवा दिया? कॉटन को ग्रो करवा दिया। 2 एकड़ में आपने क्या किया? राइस को ग्रो करवा दिया। और 1 एकड़ में आपने क्या कर दिया? सीसेमम यानी कि तिल को ग्रो करवा दिया। टोटल कितना हो गया आपका? 5 एकड़ हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार से आपने रबी में क्या किया? वीट को ग्रो करवा दिया। वीट कितने एकड़ में? 3 एकड़ में मान लीजिए। उसी प्रकार से मस्टर्ड को आपने ग्रो करवा दिया कितने में? 1 एकड़ में। आपका पी भी ग्रो करवा दिया कितने एकड़ में? 1 में। टोटल कितना हो गया? 5। आपका आ गया जायद सीजन।
जायद में आपके मान के चलिए कुछ नहीं ग्रो करवाया, केवल 2 एकड़ में आपने क्या ग्रो करवा दिया, ग्रीन ग्राम, यानी कि आपने मूंग को ग्रो करवा दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसको ग्रो करवा दिया? मूंग, ग्रीन ग्राम को। तो टोटल ये कितना हुआ? 2 एकड़ में क्रॉप ग्रो करवाया। 3 क्या कर दिया आपने? फैलो छोड़ दिया। आपने सोचा कि राइस को ग्रो करवाएंगे कब? जून के अंदर, तो डेफिनेटली आपने क्या कर दिया? उसको खाली छोड़ दिया, क्योंकि क्रॉप तो हार्वेस्ट कब हो चुकी थी? अप्रैल में हो चुकी थी। आपका मई और जून का जो टाइम था, आपने क्या कर दिया? इसको खाली छोड़ दिया। समर के लिए आपने खाली उसको छोड़ दिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर आपको बात समझ में आनी चाहिए कि टोटल यहां पर 2 एकड़ में क्रॉप ग्रो करवाई गई, यहां पर 5 एकड़ में ग्रो करवाई गई, यहां भी 5 एकड़ में ग्रो करवा गई। टोटल एरिया कितना हो गया? 12। इसका मतलब क्या हो गया? फार्मर के पास 12 एकड़ लैंड है। यस और नो? अबे गधो, कहां हो जाएगा? 12 एकड़ नहीं होगा, लैंड तो 5 एकड़ ही रहेगा ना। ये तो क्या हो गया आपका? 12 एकड़ टोटल हो चुका है। मैंने क्या बोला? यहां पर लैंड 5 एकड़ ही रहेगा, लेकिन 12 एकड़ क्या हो गया? ये ग्रोस हो गया, है ना। इसे हम बोलते हैं ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, और इसे कहते हैं नेट क्रॉप्ड एरिया। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? मतलब एक साल भर के अंदर कितनी बार क्रॉप को ग्रो करवाया जा रहा है, दैट इज द ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, तो ये टोटल आपका तीनों सीजन के अंदर कितनी बार क्रॉप को ग्रो करवाया जा रहा है, दैट इज द ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। प्लीज ईच एंड एवरीवन ऑनलाइन में क्या आंसर मिल रहा है आपको हर एक चीज का? यस और नो? भाई समझ में आ रहा है सभी को? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो आपका यहां पर क्या था? ये आपका, एक सेकेंड, अब हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी? क्रॉपिंग इंटेंसिटी की। ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉपिंग रोटेशनल इंटेंसिटी, इनको हम निकालेंगे, इनको निकालना सीखेंगे। डेफिनेटली ये भी आपके लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर फॉर्मूले से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ठीक है, हरियाणा एडीओ के एग्जाम के अंदर यहां से भी आपको क्वेश्चन जो होंगे वो क्या करने को मिलेंगे? देखने को मिलेंगे। समझ में आया या नहीं आया? चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका अगला सिनेरियो है ये इस प्रकार से। इसके अंदर क्या होता है? देखो, नेट एरिया इरिगेटेड। क्या है? नेट एरिया इरिगेटेड। नेट कितने एरिया में इरिगेशन हो रही है प्रेजेंट टाइम में? इसका मतलब क्या है? कहानी बताता हूं। देखो, जैसे मान के चलिए आपका ये है हरियाणा, ठीक है। इस हरियाणा के अंदर अब आपका क्या है? इरिगेशन कैसे कैसे होती है? आप सब लोग जानते हो इरिगेशन के सोर्स क्या है। तो इरिगेशन के सोर्स क्या होंगे? या तो कैनाल होगी, या वेल यानी कि कुएं होंगे, ठीक है, या आपका क्या हो सकता है? आपका प्रेजेंट टाइम में सबमर्सिबल पंप आ चुके हैं। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं हम काउंट किस में करते हैं? इसी का पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो अंडरग्राउंड वाटर को हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सबमर्सिबल मोटर्स एंड वेल। समझ में आ गया? चलिए, तो इसके अंदर ये दोनों चीजों को यूज करके, या फिर आपका टैंक के द्वारा हरियाणा में तो शायद नहीं होती है कहीं भी, लेकिन आंध्र प्रदेश साइड जो है वहां पर टैंक से भी सिंचाई होती है। टैंक का मतलब क्या होता है? कि पानी का पूरा टैंक फिल करके कहीं से लेके आया जाता है, और फिर वहां पर, और उसके बाद क्या होते हैं? पोंड। पोंड का मतलब क्या होता है? पोंड से डेफिनेटली कहीं भी हो सकती है। पोंड का मतलब क्या होता है? कि कहीं से पानी लाके कलेक्ट किया जाए, या फिर जो आपका रेन का हार्वेस्टिंग वाटर होता है उसे कलेक्ट किया जाए, और उससे आपका क्या किया जाए? इरिगेशन किया जाए। तो वो आपका क्या हो सकता है? पॉन्ड, है ना। तो ये हमारे क्या रहे? इरिगेशन के सोर्स रहे, जहां से इरिगेशन आ रहा है। ठीक है, अब मान के चलिए आपका वेल का टोटल मान के चलिए 100 हेक्टेयर एरिया है। कितना है? 100 हेक्टेयर, 100 हेक्टेयर एरिया है। 100 में से क्या हुआ? आपका 20 हेक्टेयर के अंदर आप लोग केनाल से इरिगेशन कर सकते हो। किससे? 20 आपका केनाल से इरिगेशन कर सकते हो। इसी प्रकार से 30 आपका जो है वेल के द्वारा यानी कि कुओं से सिंचाई हो सकती है। और हो सकता है ये आपका कुछ एरिया ऐसा है 10 हेक्टेयर का, जहां पर वेल और केनाल दोनों से इरिगेशन हो सकती है। कितना हो गया टोटल? 20, 30, 30, 60। ठीक है, ये वो एरिया है जहां पर आपका 60 हेक्टेयर के अंदर इरिगेशन हो सकती है। बाकी मान के चलते हैं कि यहां पर इरिगेशन नहीं होती है। तो आपका ये क्या रहा? नेट इरिगेटेड एरिया रहा। बोलोगे सर ग्रोस कैसे हो सकता है? ग्रोस ऐसे हो सकता है, ये रहा रबी सीजन, अब खरीफ में आया तो भी इसमें इरिगेशन कर दी, तो वो आपका क्या हो गया? ग्रोस हो गया। समझ में आ गया? इरिगेटेड एरिया के अंदर अब मान के चलिए हो सकता है यहां पर इरिगेशन अवेलेबल ही ना हो पाए। किस सीजन में? आपका खरीफ सीजन में। तो 10 हेक्टेयर में यहां पर अवेलेबल है, 10 में अवेलेबल नहीं है। तो टोटल अब आपका कितना हुआ? 60 + 50, और ग्रोस आपका इरिगेटेड एरिया कितना हुआ? 110 हेक्टेयर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी नहीं किया मैंने यही काम किया है केवल कि आपका टोटल जो एरिया है, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया है, वो आपको बताने की कोशिश की है कि ग्रोस का मतलब क्या होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे यस और नो? ये वही बात है
बिल्कुल। देखो क्या होता है मेरे भाई, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। आपके पास टोटल 100 हेक्टेयर लैंड है। कितना? 100 हेक्टेयर लैंड है। 1 हेक्टेयर लैंड के अंदर आपका इरिगेशन के सोर्स है केनाल, और इरिगेशन के सोर्स है आपके वेल यानी कि कुएं, अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है। अब आपने क्या किया, 20 हेक्टेयर के अंदर आपका इरिगेशन होता है केनाल से, मतलब आपकी नहरों से सिंचाई होती है। 30 हेक्टेयर के अंदर आपका वेल से यानी कि कुओं से सिंचाई होती है, यानी कि वहां पर नहरें नहीं जाती हैं। और आपके 10 हेक्टेयर ऐसे हैं जहां पर केनाल भी है और जहां पर कुएं भी हैं। जब कुएं नहीं है तो केनाल है, केनाल नहीं है तो कुएं हैं, मतलब दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है, जिससे मर्जी चाहे हम क्या कर सकते हैं, आपका इरिगेशन कर सकते हैं। जब केनाल वर्क नहीं कर रही है तो हम वेल को यूज करेंगे और इरिगेशन कर देंगे। समझ में आ गया? तो ऐसा हुआ। ये हमारे क्या हो गए, 20 + 10 30, 30 + 30 कितने हुए, 60 हेक्टेयर आपके पास लैंड आ गया, निकल कर आया या नहीं आया? ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ, 60 हेक्टेयर लैंड हुआ। लेकिन अब मुझे एक बात और बताइए कि 60 हेक्टेयर लैंड जो है वो तो आपके वो हुए जब एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर उसके अंदर इरिगेशन हो सकती है। लेकिन इनमें से हो सकता है कि 10 हेक्टेयर लैंड ऐसा हो जहां पर आपका पानी खरीफ सीजन के टाइम पर नहीं आता हो, केनाल बाई चांस वर्क नहीं करती होगी, या फिर मान के चलिए मानसून सीजन होता है खरीफ का, रबी के टाइम पर वहां पर आपका पानी ना पहुंचे। क्यों? क्योंकि केनाल नहीं आएगी। केनाल किसकी वजह से आती है? नदियों की वजह से आती है। नदियां कैसे आती है? जब बारिश होती है। बारिश कब आती है? जब आपका मानसून आता है। मानसून कब आता है? जुलाई में आता है। जुलाई कब होता है? खरीफ सीजन के टाइम पर होता है। कहानी समझ में आई? तो वहां पर क्या हुआ कि आपका रबी के टाइम पर हो सकता है 10 हेक्टेयर को पानी नहीं लगा। किसकी वजह से नहीं लगा? क्योंकि केनाल नहीं आई थी। अगर लग गया तो अच्छी बात है, 60 के 60 हो जाएंगे। अगर नहीं लगा तो 10 हमने क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। अगर 10 यहां से रिमूव हो गए तो टोटल कितने बचे, 50। 60 और 50 कितने हुए, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया हो गया 110। लेकिन अगर यहां पर नेट क्रॉप्ड एरिया, नेट इरिगेटेड एरिया की बात करें तो क्या हो गया आपका 60। लेकिन अगर यहां पर 60 के अंदर आपका रबी में भी होता है, 60 के अंदर खरीफ में भी होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, 60 और 60 कितने हो गए, 120, और 120 क्या हो गया आपका ग्रोस इरिगेटेड एरिया हो गया। ये इरिगेटेड एरिया की बात हो रही है। अब बोलोगे सर क्रॉप्ड एरिया और इरिगेटेड एरिया अलग अलग भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आप लोग जानते होंगे कुछ जगह पर आपका क्रॉप अगर बाई चांस लास्ट टाइम का अगर एक इरिगेशन भी अवेलेबल थी उसके पास, या फिर बारिश आ गई थी कहीं किसी वजह से, जैसे राजस्थान के अंदर होता है, राजस्थान के अंदर इरिगेशन के रिसोर्स अवेलेबल नहीं है बहुत सारी जगह पर, लेकिन वहां पर बारिश जब भी होती है मानसून के टाइम पर क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन होता है। तो डेफिनेटली वहां पर आप उसको इरिगेशन का पार्ट नहीं मानते हो। इरिगेशन कहां होती है? याद रखना, जब भी हम इरिगेशन की बात करेंगे, मैंने क्या बोला, जब भी हम इरिगेशन की बात करेंगे, इरिगेशन का मतलब एक ही होता है, जब आप आर्टिफिशियली वाटर की एप्लीकेशन करते हो। मैंने क्या बोला? जब आप आर्टिफिशियली एप्लीकेशन करते हो वाटर की, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका इरिगेशन बोलते हैं। अब आप लोग बोलोगे सर क्या हम लोगों ने यहां पर पानी दिया, बाई चांस उस समय जब पानी देने वाले थे और उस समय बारिश आ गई, तो भाई वो बारिश है। और याद रखना बारिश भी सारी इरिगेशन या फिर उसके अंदर नहीं मानी जाती। उसमें भी कौन सी बारिश होती है, इफेक्टिव रेनफॉल। वर्ड क्या आएगा उसके लिए, इफेक्टिव रेनफॉल। मान के चलिए मेरे को पानी की रिक्वायरमेंट थी और उसी समय मेरे को पानी दिया, तो वही इफेक्टिव है ना। अदरवाइज तो बोतल भर के पानी की मेरे पास में रख दो, क्या फायदा है उसका। पानी की जब मेरे को नीड हुई उस समय जो पानी दिया जाएगा वही मेरे लिए क्या है, आपका एक प्रकार से पानी इफेक्टिव होगा। ठीक है। उसी प्रकार से क्रॉप को जब नीड है उस समय अगर इरिगेशन आएगी वही आपकी इफेक्टिव रेनफॉल होती है। अदरवाइज उसको इफेक्टिव रेनफॉल आप नहीं बोलते। ठीक है। इरिगेशन तो आप करते ही तभी हो जब नीड होती है, अदरवाइज आप इरिगेशन करते ही नहीं हो। समझ में आया कि नहीं आया? अरे यस और नो? कोई दिक्कत, कोई शक ऑनलाइन वालों? क्वेश्चन पूछा था आशुतोष ने। आशुतोष समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई? आ गया तो भाई चलो चलते हैं भाई। अब क्या है, आपका ट्यूबवेल है, कैनाल है, ये दोनों से अब देखो यहां पर आपको समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी कि ग्रोस क्या होगा और आपका नेट इरिगेटेड एरिया क्या होगा। समझ में आ गया दोनों बातें। और दूसरी बात, कैनाल से कितना एरिया में इरिगेशन हो रहा है और आपका ट्यूबवेल से कितने एरिया में इरिगेशन हो रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए भाई, अब जो है आपका अगला पार्ट है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ये इंटेंसिटी निकालना हम सीखेंगे। ठीक है। अभी एक बार जो है इसको रोक लीजिए। समझ में आ गया? इंटेंसिटी चाहे क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, चाहे इरिगेशन इंटेंसिटी है, चाहे आपका क्रॉपिंग रोटेशनल इंटेंसिटी है, ये सारे आपके फॉर्मूले जो है वो डिस्कस
किए जाएंगे वन बाय वन। नेक्स्ट आपका है परसेंटेज नेट इरिगेटेड शोन एरिया, ठीक है, मतलब कितने एरिया में इरिगेशन के द्वारा आपका मतलब होता है। तो अप्रोक्सीमेटली 90% हमारे हरियाणा का ऐसा एरिया है जहां पर आपका इरिगेशन के द्वारा क्रॉप प्रोडक्शन हो सकता है। केवल 10% एरिया ऐसा है जहां पर हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है, किसके ऊपर है, रेनफॉल के ऊपर, ठीक है। वो भी कौन सा एरिया आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली जो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये जो राजस्थान के पास में एरिया लगता है, उस एरिया में डेफिनेटली हो सकता है कि हमें इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, एवरेज रेनफॉल। एवरेज रेनफॉल 2020 के अंदर आपका कितने हुआ था, तो हरियाणा का क्या है 452 है, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो क्या है ये आपका 1190 इंडिया के अंदर क्या है आपका 1190 समझ में आ गया ये हमारे। और एवरेज रेनी डे कितने हैं इंडिया के अंदर आपके, टोटल 130 डेज एवरेज रेनी डे, मतलब आपके एक साल में अप्रोक्सीमेटली कितने दिन बारिश होती है, तो 130 डेज आपके क्या हैं, एवरेज रेनी डे है। और इनमें से इफेक्टिव रेनी डेज कितने हैं, 75, मतलब जब इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है तभी आते हैं, वो आपका रेनी डे कितने हैं, 75, समझ में आ गया। अब नंबर ऑफ होल्डिंग टोटल, अब नंबर ऑफ होल्डिंग का मतलब पता है क्या है, कि फार्मर्स कितने हैं एक्चुअल के अंदर अगर हम बात करें हैं तो आपका नंबर ऑफ होल्डिंग कितने हैं ना, कितने नंबर ऑफ फार्मर्स आपके रजिस्टर्ड जो अगर हम बात करते हैं तो वो कितने हैं, ये आपके 16.28 लाख के अंदर है। मार्जिनल फार्मर, अब देखो ये मेरे साथ प्लीज, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर इतने कैसे हो सकते हैं, इतने तो है ही नहीं, इससे ज्यादा है, इससे कम है। ये मेरा डेटा दिया हुआ नहीं है, ये किसका है, हरियाणा गवर्नमेंट का है। क्वेश्चन पूछना है तो उनको मेल कर लेना, उनके पास जाके पूछ लेना, मेरे से नहीं करोगे, क्योंकि रीजन क्या है, ये उनका डेटा एग्जिट उठा के मैं आपके सामने लेके आया हूं, समझ में आ गया। चलिए पूछोगे तो रिसोर्स बता दूंगा कि कहां से लिया था। नेक्स्ट है आपका मार्जिनल फार्मर। मार्जिनल फार्मर वो होते हैं, अब देखो फार्मर को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लैंड होल्डिंग, क्या बोला गया, ऑन द बेसिस ऑफ लैंड होल्डिंग, ठीक है। लैंड होल्डिंग का मतलब क्या होता है कि एक फार्मर के पास कितना आपका लैंड अवेलेबल है, वो आपका क्या है, लैंड होल्डिंग है। तो इसके बिहाफ पर आप क्या करते हो, आपके 5 क्लासेस में डिवाइड करते हो। पहला है मार्जिनल फार्मर, पहला क्या है, मार्जिनल फार्मर। दूसरा है आपका स्मॉल फार्मर, दूसरा है स्मॉल फार्मर। तीसरा है आपका सेमी मीडियम फार्मर, और उसके बाद है आपका मीडियम फार्मर, और लास्ट में आपका आता है लार्ज फार्मर, ठीक है। इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो ये आपका होता है लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड, और ये आपका होता है 1 to 2 हेक्टेयर लैंड, और ये होता है 2 to 4 हेक्टेयर लैंड, और ये होता है 4 to 10 हेक्टेयर लैंड, और ये आपका होता है मोर देन 10 हेक्टेयर लैंड। समझ में आया कि नहीं आया, ये हमारा क्या है, आपका जो आपके फार्मर्स को डिवाइड किया गया, ये हरियाणा के अकॉर्डिंग नहीं है, ये इंडिया के अकॉर्डिंग यही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका यहां होगा, लेकिन यहां पर आपका सिनेरियो दिया गया है कि नंबर ऑफ आपके जो मार्जिनल फार्मर है वो कितने हैं, 8.02 लाख के अंदर, और स्मॉल फार्मर कितने हैं आपके 3.14 लाख, और परसेंटेज कितना है टोटल नंबर ऑफ फार्मर का, 49% मार्जिनल, यानी कि सबसे ज्यादा क्या है हमारे पास मार्जिनल फार्मर है। मार्जिनल और स्मॉल का दोनों का सिनेरियो अगर देख लिया जाए, दोनों को अगर हम ऑब्जर्व करें यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली हमारा 69% है ना। 69% फार्मर हमारे पास इंडिया में क्या है आपके, सारे के सारे स्मॉल एंड मार्जिनल या मार्जिनल एंड स्मॉल, ठीक है। और अदर जो बाकी बच जाते हैं, हमारी 3 कैटेगरी बच जाती हैं, उनमें केवल कितने आते हैं आपके 31% फार्मर। समझ में आया या नहीं आया, अरे यस और नो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारा फूड ग्रेन का डेटा है, अकॉर्डिंग टू 1920 लाख टन में खरीफ का टोटल कितना था, खरीफ का कितना था, रबी का कितना था, टोटल ईयर का प्रोडक्शन कितना है। नेक्स्ट है हमारा प्रोक्योरमेंट कितनी हुई थी। प्रोक्योरमेंट का मतलब जानते हो, देखो भाई ध्यान से सुनना, प्रोक्योरमेंट की कहानी क्या है, आप सब लोगों ने सुना होगा, आपका एक होता है प्रोक्योरमेंट, एक होता है यहां पर मार्केटिंग करना, है ना। इन चीजों के अंदर क्या है, एक आपका एमएसपी, आपने वर्ड सुना होगा, सुना है क्या एमएसपी, क्या होता है भाई एमएसपी, फुल फॉर्म मुझे ही पता थी, आगे हाँ बताइए। बिल्कुल, क्या होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, एमएसपी कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वेरी गुड। देखो भाई बिल्कुल 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 सही है आपका एमएसपी। इसकी कहानी क्या है, इसके लिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको याद होगा 60 के करीब, है ना, 1960, चले जाओ उस टाइम में, है ना, चले गए, चले गए, चलो ठीक है, स्वामीनाथन मिल गए, ठीक है। स्वामीनाथन ने क्या किया था, ग्रीन
रेवोल्यूशन। क्या किया था? ग्रीन रेवोल्यूशन। मतलब एक्चुअल में क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड के अंदर लेके आए थे डॉक्टर एनी बोरलॉन्ग, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर है वो कौन है? आपके एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो सब लोग जानते होंगे कि हमारी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर थोड़ा सा देखें, अगर हम थोड़ी सी वो कहते हैं ना, अगर हम झलक डालें वहां पर, तो उस झलक में क्या निकल के आता है? हमारे पास निकल के आता है एक छोटी सी झलक। वो क्या है कि आपको याद होगा कि आपका एनी बोरलोंग जो है वो कहां गए थे? जापान गए थे। ठीक है, कहां गए थे? जापान। जापान में जाकर क्या देखा उन्होंने कि वीट की और राइस की ड्वार्फ वेराइटीज हैं। किसकी? वीट की और राइस की ड्वार्फ वेराइटीज हैं। देखा यार कि हमारे यहाँ पर जो वेराइटीज होती है ना, उनकी हाइट बहुत बड़ी होती है, लेकिन हाइट बड़ी होने के साथ उनके अंदर क्या समस्या आती है कि अगर जिसकी हाइट ज्यादा होगी तो वो क्या होता है? गिर जाता है ना। उसके अंदर लॉजिंग प्रॉब्लम बहुत बड़ी आती है, बहुत ज्यादा आती है। इसी चीज को देखते हुए उन्होंने क्या किया, उसको वहां से आपका वेराइटीज को ले आए और वहां जाकर उन्होंने क्या करवाया? क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने के बाद उन्होंने देखा कि आपकी ड्वार्फ वेराइटी, कौन सी? ड्वार्फ वेराइटी, ड्वार्फ प्लस हाई यील्डिंग वेराइटी, उनको नाम क्या दिया गया था? हाई यील्डिंग वेराइटी। ये HYV जो हर जगह लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है? ये ड्वार्फ प्लस प्रोडक्शन ज्यादा क्या होती है? जिनकी हाइट भी कम होती है और प्रोडक्शन ज्यादा होती है। हम कई बार बोलते हैं ना, जितना बाहर दिख रहा है उससे ज्यादा अंदर है, तो वो बड़ी बात इसकी है। ये जितना छोटा दिखता है उसके हिसाब से प्रोडक्शन भी क्या कर रहा है? ये ज्यादा कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ड्वार्फ का फंडा क्या होगा? एक तो ये आपकी रेजिस्टेंट ज्यादा होगा, ठीक है, और दूसरा इसके अंदर क्या होगा? आपका यहाँ पर प्रोडक्शन यानी कि जो इसके अंदर टिलर्स आएंगे वो क्या होंगे? ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो इसको क्या किया गया था? प्रोड्यूस किया गया था। अब आप सब लोगों को याद होगा कि वीट की जो वेराइटी थी वो आपकी क्या थी? नॉरिन 10। अब बोलेंगे सर ये तो जीन था। नहीं भाई, ये आपका जीन नहीं था, ये वेराइटी थी। जीन का नाम अगर हम बात करेंगे तो RH1 और RH2। ठीक है, अब बोलोगे सर नेमरा सुंदा में लिखा है, आपका RK शर्मा में लिखा है, तो देखो उनको लिखा है तो लिखा रहने दो, लेकिन एक बात याद रखना कि एग्जाम के अंदर RH1 और RH2 को नहीं पूछते, इसको पूछते हैं। इसके लिए ये आपका जीन नाम दे दिया गया, लेकिन एक्चुअल में ये जीन नहीं है। एक्चुअल में नॉरिन 10 इज द वेराइटी एंड द जीन वाज टेकन फ्रॉम दिस वेराइटी वाज द RH1 RH2. So these gene were extracted from this variety and thereafter these were introduced into the further varieties और further आपका जो भी क्रॉस प्रोड्यूस किए गए थे उनके अंदर इन जीन को क्या किया गया था? डाल दिया गया था। समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। यहां पर क्या हुआ था? राइस के अंदर भी इसी प्रकार से वेराइटीज को प्रोड्यूस किया गया था, लेकिन राइस के अंदर जो आपकी मेनली जो जीन लिया गया था उस जीन का नाम क्या था? DG वू जीन। ये हमारा क्या था? जीन का नाम था जो कि आपका इंट्रोड्यूस करवाया गया था। वेराइटी जो प्रोड्यूस की गई थी दैट वाज द IR8 IR10। ये हमारी जो है वेराइटीज थी जिनको प्रोड्यूस किया गया था, है ना। उसके बाद क्या हुआ था? इंडिया के अंदर फर्दर इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया। कौन लेके आया था? स्वामीनाथन जी लेके आए थे। वर्ल्ड में कौन थे? एनी बोरलोंग थे। ठीक है, और ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन की टर्म है वो किसने दी थी? विलियम गॉड ने दी थी। ये मतलब नॉर्मल टर्म्स हैं जो आप लोग जानते हो, हर जगह पढ़ते भी हो, है ना, लेकिन एक बार डिस्कस कर लेते हैं सो दैट अगर हमारे माइंड में जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, कई लोगों ने स्टडी छोड़ दी होगी बीच में, तो उनको एक रिमाइंडर हो जाएगा कि हाँ हम लोग कुछ पढ़ते होते थे और ये हमारा सिनेरियो है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगर हम बात करें तो हमारा क्या हुआ था? विलियम गॉड ने टर्म दी थी। आपके जो है ग्रीन रेवोल्यूशन को लेके कौन आया था? एनी बोरलोंग लेके आए थे, और हमारे इंडिया के अंदर जो फादर थे वो कौन थे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। चलिए ये हमारा क्या हुआ? क्राइटेरिया फिक्स हो गया कि इसके द्वारा हमारा प्रोडक्शन जो है यहाँ पर किया गया था, या इस प्रकार से हमारा। लेकिन इंडिया में जो वेराइटीज थी आप सब लोग जानते होंगे, वीट के अंदर वेराइटीज का नाम क्या था? सोनारा 64 है, सोनारा 63 है ना, सोनालिका है, ये कल्याण सोना है। ये हमारी क्या थी? वीट की वेराइटी थी। मैं दोबारा लिख देता हूं आपको, ठीक है, लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ये वेराइटीज अभी आएंगी, है ना, लेकिन फिर भी एक जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कि कल्याण सोना, सोनालिका, सोनारा 63, सोनारा 64, ये हमारी क्या है? आपकी वेराइटीज है। उसी प्रकार से राइस के अंदर आपकी वेराइटीज प्रोड्यूस की गई थी, जैसे जया है, आपकी जया है, TN1 है, आपका T141 है, इन वेराइटीज को लेकर, और आपका बाद में TN1 और T141 का आपका क्रॉस करवा के जो है जया वेराइटी को प्रोड्यूस किया गया था। जया इज द मायरेकल राइस ऑफ द इंडिया। इंडिया के अंदर जो मायरेकल राइस है उस वेराइटी का नाम क्या है? आपका जया। वेरी गुड, है ना। इसी प्रकार से आपका देखो इनके अंदर क्या है, फर्दर वेराइटीज से क्वेश्चन कैसे आएंगे? वेराइटी से क्वेश्चन ऐसे आएंगे डियर कि प्रेजेंट टाइम में साल्ट टॉलरेंट वेराइटी कौन सी है?
प्रेजेंट टाइम में आपका जो है वाटर सबमर्ज वेराइटी कौन सी है, प्रेजेंट टाइम में आपका यहाँ पर सबसे ज्यादा हाई यील्ड किसका है, बासमती के अंदर सबसे बेस्ट कौन है ना। तो ये आपकी वेराइटी जैसे पूछा 11-21 अभी प्रेजेंट टाइम में एक ऐसी वेराइटी है जो बार बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या फिर बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज कौन कौन सी है, उनके रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसके अंदर हम क्या किस प्रकार से उसको याद है कर सकते हैं। तो आपके नोट्स के अंदर ना हर वैरायटी दी गई है, आपका किस प्रकार से कौन सी वैरायटी का कैरेक्टर है। और दूसरा अब आपका हरियाणा, देखो एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्योंकि नोट्स बने हुए हैं कंप्लीट ओवरऑल के अकॉर्डिंग, अब हमें हरियाणा की वैरायटीज को क्या करना है उसमें इंट्रोड्यूस करवाना है। तो आपकी हरियाणा की वैरायटीज को अलग लिखवा दिया जाएगा, जैसे जैसे क्रॉप होंगी और हर एक क्रॉप के साथ आपकी 4, 5, 10 वैरायटी जो भी आपकी आएंगी उनको एडअप करवा दिया जाएगा। और उसी प्रकार से जो हरियाणा के अंदर इंस्टीट्यूट है वहां से भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे अगर प्रेजेंट टाइम में बात करूं तो आपकी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी CCS HAU है ना, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कहां है आपकी हिसार है, उसका रीजनल स्टेशन कहां है, कोल में है ना। रीजनल स्टेशन कहां है, हिसार में है या कोल में है, कोल में है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में करनाल के अंदर क्या है आपका डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, यस और नो, no, this is the Indian Institute of Wheat and Barley Research, that is not directorate, directorate has been changed, now this is the Indian Institute of Wheat and Barley, again दोबारा लिख लीजिएगा, ये क्या था आपका डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च था जो कि प्रेजेंट टाइम में क्या हो चुका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना। तो ये आपका है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि ये आपका क्या हो चुका है, प्रेजेंट टाइम में नाम आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इस प्रकार से कुछ इंस्टीट्यूट बनाए गए, इन चीजों को क्रिएट किया गया, लेकिन और मेजर क्या था जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में केवल वेराइटीज का रोल था क्या, और किसी चीज का रोल नहीं था क्या, नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर वेराइटीज का रोल नहीं था, और भी बहुत बड़े रोल थे। रोल क्या थे आपका फर्टिलाइजर, आपका पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इरिगेशन। अब आपके इरिगेशन के क्या चलाए गए थे, प्रोजेक्ट चलाए गए थे, क्या चलाए गए थे, प्रोजेक्ट चलाए गए थे। और आप लोगों को पता होना चाहिए जो इरिगेशन के प्रोजेक्ट थे उनमें आपके प्रोजेक्ट को भी डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरीज में, 3 कैटेगरीज में। ये 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है भाई, ध्यान से सुनना। सबसे पहला आपका यहां पर आता है कौन सा, शॉर्ट टर्म या सॉरी शॉर्ट आपका जो है इरिगेशन प्रोजेक्ट या फिर आपका स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको स्मॉल या फिर शॉर्ट जो भी मर्जी बोल दीजिए, तो आपका क्या है स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। दूसरा आपका क्या आ जाएगा मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, और तीसरा क्या आ जाएगा लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट। स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है जिसके अंदर लेस देन 2000 हेक्टेयर एरिया कवर किया जाता है। जैसे मैं क्या बोलूं, मैं आप लोगों को एक टारगेट देता हूं, एक काम करना भाई, आप लोग ना कल 5 क्रॉप को डिस्कस करके आना, पढ़ के आना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आपको 5 क्रॉप का टारगेट दे दिया। अब मैं बोलता हूं कि इनमें से क्या है कि आपका कुछ पर्सन को मैंने बोल दिया कि भाई आप 10 क्रॉप को टारगेट करके आना, उनको पढ़कर आना, और कुछ लोगों को बोल दिया कि आप 20 क्रॉप को पढ़ के आना, 20 क्रॉप को डिस्कस करके आना। अब मैंने क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि भाई जिन लोगों को 10 क्रॉप से कम दी है वो आपका स्मॉल प्रोजेक्ट है, जिनको आपका 10 से 15 के बीच में दिया है वो आपका मीडियम प्रोजेक्ट है, और जिनको 15 से ऊपर दिया है वो हमारा लार्ज प्रोजेक्ट है। तो इसी प्रकार से यहां भी आपका ऐसा ही होता है कि जिस प्रोजेक्ट में आपका 2000 हेक्टेयर एरिया तक कवर किया जाता है दैट इज द स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट, और जो आपका 2000 से लेके 10,000 हेक्टेयर एरिया तक आपका प्रोडक्शन किया जाता है या प्रोजेक्ट आपका किया जाता है उसके अंदर आपका मीडियम रहेगा, और जिसके अंदर मोर देन 10,000 हेक्टेयर एरिया रहेगा, ये हेक्टेयर की बात हो रही है, ठीक है, वो आपका क्या रहेगा यहां पर है जो है लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट। अब बताओ मुझे कि यहां पर आपका क्या डाउट है, क्या क्वेश्चन है, यहां तक कोई डाउट है, प्लीज लेट मी नो, यस और नो। ऑनलाइन वालों समझ में तो आ रहा है सभी को? अरे भाई सभी ऑनलाइन वाले एक बार यस और नो करके बता दो, ताकि क्योंकि देखो इनके तो चेहरे बता सकते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। आपका ऑनलाइन वालों का समझ में नहीं आता कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ना आप वीडियो ऑन करते हो ना कुछ और करते हो, तो कम से कम वीडियो को तो ऑन कर लो ताकि यहां पर आपका एक जस्ट पता तो लग जाए। डोंट वरी यार, आप जिस भी हालात में हैं ऑन कर लीजिए वीडियो, ठीक है। बस बनियान वगैरह चड्डी वगैरह में मत होना, बाकी ठीक है चलेगा। है ना, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं जैसे पता नहीं मतलब अगर वीडियो ऑन कर ली तो रिश्ता आज ही घर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर, है ना, आपके कुछ नहीं आने वाला, चिंता मत करना जी। एक सेकंड रुकना मेरे भाई।
अरे चुप, देखो क्या बोला गया, ये प्रोजेक्ट थे आपके, और प्रोजेक्ट डेफिनेटली हमारे क्या है, स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट है, लार्ज है, और आपका मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका कवर कर रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट भी चलाए गए थे, डैम बनाए गए थे, आपको पता है इरिगेशन ऐसे नहीं हो सकती है। केनाल को अगर बनाना है तो डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, केनाल्स निकालनी है तो हमें डैम भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। डैम आपके अलग अलग बनाए गए थे, डैम के थ्रू, या फिर अभी प्रेजेंट टाइम में तो बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन उस टाइम देखें तो नागार्जुन सागर आपका है, उस टाइम का काफी पुराना है, आपका भाखड़ा नंगल डैम है ना, ये आपके प्रोजेक्ट हैं। जिसकी वजह से भाखड़ा नंगल डैम क्यों मशहूर है, क्योंकि हरियाणा पंजाब को जो मेजरली आपका इरिगेशन दे रहा है वो किसकी वजह से हो रही है, आपका भाखड़ा नंगल डैम की वजह से हो रही है, ठीक है। भाखड़ा क्यों बोला गया, क्योंकि भाखड़ा जो है वो केनाल का नेम है, नहर का नाम है, जो कि आपका ज्यादातर क्या कर रही है। उसी प्रकार से सबसे बड़ी जो इंडिया की या फिर वर्ल्ड की जो इरिगेशन, जो आपका केनाल प्रोजेक्ट है, जो इरिगेशन केनाल प्रोजेक्ट है, वो कौन सा है, इंदिरा गांधी, सब लोग जानते होंगे, है ना। इंदिरा गांधी जो कि राजस्थान को क्या करती है, इरिगेशन देने का काम करते हैं, जिसकी वजह से आज हनुमानगढ़ और गंगानगर जो डिस्ट्रिक्ट है आपके राजस्थान के, वहां पर क्या पॉसिबल हो चुका है, इरिगेशन पॉसिबल हो चुकी है। समझ में आया। चलिए, ये हमारा क्या था, आपका इरिगेशन के लिए था। अब हम बात करें यहां पर, तो आपका इरिगेशन के बाद जो है और क्या हो सकता है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, वेराइटीज, है ना। और उसके बाद आ गया मैकेनाइजेशन। क्या आ गया, मैकेनाइजेशन, जिसके अंदर हम बोलते हैं मशीनरीज को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ठीक है। मैकेनाइजेशन के अंदर क्या हुआ कि मशीनरीज को इंट्रोड्यूस करवाया गया, मशीनरीज को लाके, और डेफिनेटली उसकी वजह से भी क्या हुआ था, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था। बोलो सर मशीनरीज ने कैसे प्रोडक्शन आपका इंप्रूव कर दिया, तो देखो सिंपल सी बात है, आपका मशीनरीज जो है वो कहीं ना कहीं काम को कम कर देती है, ठीक है। आपका समय कम हो जाता है, टाइम बच जाता है, और उसी समय में आप ज्यादा प्रोडक्शन भी कर सकते हो। पहले अगर हम देखेंगे तो आपका बेलों को यूज किया जाता था, है ना। हम लोग किसको यूज करते थे, बेल को। बेल मतलब आपके यहाँ पर जो एनिमल है, ड्राफ्ट पर्पस के लिए हम उनको यूज करते थे, बैल, ऊंट, इनको हम यूज करते थे। लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर आया तो पहले बैल से आप 10 हेक्टेयर अगर एक दिन में काम कर रहे थे, तो आज 50 हेक्टेयर आपका काम हो चुका है, क्योंकि एफिशिएंसी इसकी क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है ना। तो वो आपका क्या हुआ है कि इंपॉर्टेंट टास्क हुआ, और जिसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। अब देखो प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ, लेकिन डियर इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर समझना, इस बात को ध्यान लीजिएगा। देखो यहां पर क्या होता है, जब, प्लीज म्यूट योरसेल्फ यार, बैकग्राउंड से नॉइस एक आ रहा है। देखो मैंने क्या बोला यहां पर कि आपका जब भी हम बात कर रहे हैं तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मान के चलिए आप लोग पेस्टिसाइड कंपनी में वर्क करते हो, या वर्क नहीं करते होंगे तो आपके दोस्त वर्क करते होंगे। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बोलूं कि एक पेस्टिसाइड की, मान के चलिए ये आपकी क्या है, एक बोतल है, इस बोतल को सेल करके आना है फार्मर को। आप लोग अगर जाओगे फार्मर के पास तो फार्मर क्या बोलेगा कि ठीक है भाई पेस्टिसाइड आप लेके आ चुके हो, अब एक काम करिए इसका मुझे डेमो दिखा दे। जैसे आप लोग क्या बोलते हो कि सर डेमो दे दीजिए लेक्चर का, उसी प्रकार से फार्मर भी आपसे क्या मांगता है, डेमो मांगता है। आपको बोलता है कि ये चीज करके दिखा दीजिए, अगर पॉसिबल हुआ तो डेफिनेटली मैं आपकी क्या करूंगा, इसकी कॉस्टिंग पे करूंगा। लेकिन अगर आप डेमो नहीं देते हो तो डेफिनेटली फार्मर उसको एक्सेप्ट जल्दी से नहीं करता है, क्योंकि फार्मर के पास एक ही चीज है, फार्मर अभी लिटरेट है, लेकिन वो इस चीज को जानता है कि अगर ये इफेक्टिव होगी तो काम करेगी, अगर इफेक्टिव नहीं होगी तो ये काम है नहीं करेगी। समझ में आया मैंने क्या बोला। तो वो क्या मांगता है आपसे, डेमोस्ट्रेशन मांगता है, ठीक है। तो यहां पर आपका वही प्रोडक्शन के साथ हो रही थी, वीट और राइस की वैरायटी तो इंट्रोड्यूस हो गई, लेकिन फार्मर क्या बोला, कैसे, है ना, प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज कैसे होगा, हम आपकी बात कैसे मान लें कि आप नई वैरायटी लेके आए हो और ये प्रोडक्शन ज्यादा कर देगी। तो आपका फार्मर को वहां पर क्या देना पड़ा था, डेमोस्ट्रेशन देने की बजाय वहां पर एक लालच देना पड़ा था। उस लालच का नाम क्या था, एमएसपी। समझ में आया, ये कहानी थी एमएसपी की। एमएसपी देना पड़ा, एमएसपी की वजह से क्या हुआ, अब आपका वीट का एक एमएसपी, सबसे पहले किसको दिया गया था, वीट को दिया गया था, कितना था, 50 रुपीज था। एमएसपी दिया गया, बोला गया कि भाई आपको 50 रुपए पर क्विंटल फिक्स कर दिए, आप प्रोडक्शन करके लेके आओगे तो 50 रुपए गवर्नमेंट आपको देगी, ठीक है। अब ये बात जब जैसे ही हुई तो डेफिनेटली क्या हुआ, फार्मर ने वीट का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। आप सब लोगों को पता होगा वीट और राइस ही ऐसी क्रॉप है जिनके प्रोडक्शन या फिर जिनके आपका ग्रीन रेवोल्यूशन का जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा था इन दोनों के ऊपर पड़ा था। लेकिन दोनों में से अगर एक को चूज करूं तो क्या नाम होगा, वीट। दोनों में से अगर एक को चूज करना पड़ जाए तो आंसर क्या होगा, वीट, ठीक है। वीट सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ था आपका प्रोडक्शन का। तो मैंने क्या हुआ कि 50 रुपीज मुझे क्या दिया गया, एमएसपी दे दिया गया। समझ में आया। चलिए अब क्या होता है कि आपका फार्मर इसको ग्रो करवाना स्टार्ट कर देता है, प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इससे प्राइवेट ट्रेडर क्या कर रहे थे, परचेज कर रहे थे। प्राइवेट ट्रेडर क्या कर रहे थे, परचेज कर रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चला रखा है, गवर्नमेंट का प्रोग्राम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। क्या नाम है प्रोग्राम का, नाम है
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें वो आपके गरीब लोगों को, बीपीएल लोगों को 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो आपके राइस, व्हीट और कोरस सीरियल प्रोवाइड करवाती है। तो अब कैसे प्रोवाइड करवाएगी भाई, अब समस्या हो गई। तो इसके लिए क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक प्राइस और दिया, और उस प्राइस का नाम क्या था, प्रोक्योरमेंट प्राइस था। इस प्राइस का नाम क्या था, प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है, ये वो प्राइस है जिस पर गवर्नमेंट अपने खुद के स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, जिस पर प्राइस पर आपका जो है परचेज करती है। ये उस समय क्या हुआ था, जो एमएसपी था उससे इंक्रीज था, उससे ज्यादा था ये प्राइस आपका। प्रेजेंट टाइम में एमएसपी और प्रोक्योरमेंट प्राइस बराबर हो चुके हैं, लेकिन हमें जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि दोनों में क्या रिलेशन है, तो याद रखना प्रोक्योरमेंट प्राइस ज्यादा होता है किससे, एमएसपी में। बोलोगे सर देते तो नहीं है आज के टाइम पर, देते नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जो सिनेरियो स्टार्ट हुआ था हमें वो माइंड में रखना है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है कि प्रोक्योरमेंट प्राइस इज हायर देन द एमएसपी। समझ में आया कि नहीं आया? कोई क्वेश्चन है किसी का ऑनलाइन में, कोई डाउट है किसी का भाई? है डाउट तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये क्या हुआ आपका, यहां पर प्रोक्योरमेंट हुआ। ठीक है, तो अब प्रोक्योरमेंट दिया गया। अब एक बात बताओ यार, कि आपका प्रोक्योरमेंट तो ठीक है, हमें समझ में आ गया कि जिसको आपको बफर स्टॉक को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपना स्टोरेज करती है ना। तो आपका प्रोक्योरमेंट करता कौन है? एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर जो प्रोक्योरमेंट एजेंसी है वो कौन सी है, आपका एफसीआई। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा क्या था, आपका प्रोक्योरमेंट जो किया जा रहा है, कहाँ गया, ये रहा। अब इतनी सी प्रोक्योरमेंट के लिए इतनी बड़ी कहानी थी। ठीक है, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, और दूसरी बात नहीं आए तो और अच्छी बात है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्या होता है आपका, कि ये अच्छा इफेक्ट था या बुरा इफेक्ट था। ग्रीन रेवोल्यूशन के दोनों इंपैक्ट पड़े थे। प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, फूड की डिमांड इंक्रीज हो रही थी, तो डेफिनेटली फूड की डिमांड हमें पूरी करनी थी, तो इसको प्रोवाइड भी करवाना पड़ेगा। दूसरा क्या होता है यहाँ पर आपका, इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी हुआ था। क्या इंपैक्ट हुआ था, आप फर्टिलाइजर का इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, पेस्टिसाइड का इंक्रीमेंट हो रहा था, तो डेफिनेटली हमारा क्या हुआ, आने वाले टाइम के लिए एनवायरमेंट पोल्यूट हो रहा था, सोइल पोल्यूट हो रही थी, वाटर पोल्यूट हो रहा था। ठीक है, और इसी के साथ आपका मोनोक्रॉपिंग प्रिवेल हो रही है। क्या हो रही है, मोनोक्रॉपिंग। आपका जो कन्वेंशनल एरिया नहीं था, हरियाणा और पंजाब, उसमें क्या हुआ, आपका राइस का क्या हुआ, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। और राइस का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, तो जो प्रेजेंट टाइम में वाटर का डिप्लीशन का कारण है वो क्या हुआ, राइस हुआ। तो इसीलिए अब आपकी गवर्नमेंट ने क्या हुआ, नई स्कीम को लॉन्च किया, मेरा पानी मेरी विरासत, है ना। अब ये कारण था इसको लॉन्च करने का। तो देखो, मेरा पानी मेरी विरासत एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, और उससे रिलेटेड यहां से कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपका पूछा जा सकता है। तो डायरेक्टली ये नहीं कि सर ने बोल दिया कि भाई ये चीज थी तो वहां पर यही आ जाएगा, कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, दैट इज टोटली डिफरेंट क्वेश्चन, डेफिनेटली दैट विल बी द डिपेंड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यही रहेगा। इसके अंदर ये और डीप में क्या जा सकता है, और डीप में तो उस स्कीम के अंदर जा सकता है, तो स्कीम को तो हम पढ़ेंगे ना, स्कीम को तो हम कवर करेंगे ना, कि स्कीम के अंदर क्या दिया गया है, कितने रुपए दिए जा रहे हैं, कितने जो है सब्सिडी दी जा रही है, वो सारा हम पढ़ेंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम के लिए हमें इतना पता होना चाहिए कि ये स्कीम को लॉन्च करने का रीजन क्या है, ठीक है, और हमारा एनवायरमेंट के ऊपर या फिर आपका सोइल के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा था। चलिए भाई, तो आपका इसी के साथ जो है अगला है आपका करंट प्राइस, जिसके अंदर क्या है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जो हमारा यहां पर कंट्रीब्यूट कर रहा है। देखो ये क्वार्टर, ये क्यू क्यों लिखा है, क्यू क्यों लिखा है, तो आपका रीजन क्या है, क्वार्टरली। ठीक है, क्यू किसको डिनोट कर रहा है आपका, कि क्वार्टरली कितना आपका उसके अंदर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ बायोगैस प्लांट टिल डेट, नंबर ऑफ बायोगैस प्लांट 2010 से लेके आज तक, यानी कि 2021 के जनवरी तक होगा डाटा आई थिंक सो। ठीक है, तो वो क्या है आपका 8,982। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ स्प्रिंकलर, तो आपके 1,91,646, और नंबर ऑफ सोइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज कितनी है, 35+2। ठीक है, ये 35+2 का सिनेरियो मुझे समझ में नहीं आया कि किस लिए इन्होंने लिखा है, तो एक बार चेक करके फिर ही आपको बता पाऊंगा। तो प्रेजेंट टाइम में मुझे इसका पता नहीं है कि 35+2 क्यों है, समझ में आया, ये आपको एक बार चेक करके फिर आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो डियर, अभी आप सब लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर, अब ये वर्ड था, ये हमारी चीज थी जो आपका हरियाणा के अंदर क्या सिनेरियो है, ये पता लग गया आप लोगों को।
ठीक है, ये था कि प्रेजेंट टाइम में अगर अकॉर्डिंग टू हरियाणा अगर हमें स्टडी करना है, लेकिन अब हमारा क्या है, ओवरऑल एग्रीकल्चर का आपका ब्रॉडकास्ट स्टार्ट होगा। कैसे, देखो भाई सिंपल सी बात मुझे बताओ कि एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं या एग्रीकल्चर वर्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ जो एलाइड आपकी एक्टिविटीज हैं, जिसके अंदर हमारा लाइव स्टॉक प्रोडक्शन है, डेयरी फार्मिंग है, पिग फार्मिंग है, शीप फार्मिंग है, आपका एपीकल्चर है, लैक कल्चर है, एक्वा कल्चर है, आपका फिशरीज कल्चर है, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। आपका मशरूम कल्टीवेशन है वो भी किसका पार्ट है, आपका एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। अगर आप एक्विन्स प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर आप लोग जो है आपका हॉर्स को अगर रेयरिंग कर रहे हैं, एक्विन्स किसके अंदर आता है, हॉर्स का ही आता है ना, उनको अगर आप रेयरिंग कर रहे हैं, आपका स्टुरमर्ग का अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, पोल्ट्री प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट इज ऑल कंसीडर्ड अंडर द एग्रीकल्चर। ठीक है, अब एग्रीकल्चर के अंदर ये सारी की सारी एक्टिविटीज है। डेफिनेटली हम सब लोग जानते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन, अब स्टार्टिंग अगर हम बात करें तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपका बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे हैं जिसके अंदर हमें चेंजेस करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हरियाणा हमें उनको स्टडी नहीं करना है। अब हमारी डायरेक्टली बात आती है कि क्रॉप प्रोडक्शन अगर स्टार्ट हो गया तो ये स्टार्ट होने के साथ साथ डेफिनेटली अगर क्रॉप को प्रोडक्शन करना है तो हमें किन किन फैक्टर को ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा हमारा जो फार्मिंग सिस्टम है वो क्या है, हमारा क्रॉपिंग सिस्टम है वो क्या है। तो आज हम सबसे पहले एक बार जो हमारा एग्रीकल्चर क्रॉप को प्रोडक्शन किया जा रहा है तो वो क्रॉप किस फैक्टर के ऊपर हमारी डिपेंड करती है, ठीक है, वो हमारा देखेंगे, और एलाइड सेक्टर के साथ उसका रिलेशन क्या है वो हम एक बार कंसीडर करेंगे, और बाकी चीजों को हम बाद में अगर टाइम बचा तो डेफिनेटली करेंगे, वरना हमारे अगले लेक्चर में। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है यहां पर पॉइंट कि एग्रीकल्चर जो क्रॉप है या कोई भी आपका प्लांट प्रोडक्शन कर रहे हो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो डियर, सबसे पहले याद रखना कि आपका एग्रीकल्चर का जो प्लांट या फिर आपका प्लांट या फिर आपका कुछ भी ट्रीज प्रोडक्शन किया जा रहा है वो सबसे पहले क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लाइमेट एक नेसेसरी थिंग है, यानी कि किसी भी क्रॉप को प्रोडक्शन करने के लिए आप लोग बोलोगे सर सीड इंपॉर्टेंट है, आपका ये इंपॉर्टेंट है, तो भाई सीड के बिना तो डेफिनेटली आप प्रोडक्शन कर ही नहीं पाओगे ना, तो सीड तो आपको चाहिए ही चाहिए, वो तो आपकी बेसिक नीड है, लेकिन सीड के साथ आपका फेवरेबल क्लाइमेट होना बहुत जरूरी है। अगर मैं बोल दूं भाई एक काम करिए, आप लोग जो है आपका एप्पल को लाके हरियाणा में ग्रो करवा दीजिए, कैसे ग्रो करवा पाओगे, बोलोगे सर हम आजकल ग्रो करवा रहे हैं, तो भाई वो क्या है, आपकी फोटो इनसेंसिटिव वैरायटी है जो प्रेजेंट टाइम में आप लोगों ने प्रोड्यूस की है, हाइब्रिड है, लेकिन एक्चुअल में क्या आपका एप्पल का जो क्लाइमेट है वो क्या हरियाणा का है, नो, दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू हरियाणा। अगर उसी प्रकार से बात करें तो हमने बनाना को हमारे यहां पर इंट्रोड्यूस करवा लिया है, लेकिन एक्चुअल में बनाना कहां की है, आपकी ट्रॉपिकल रीजन की क्रॉप है, ठीक है। उसी प्रकार से कोकोनट, कोकोनट कहां का है, आपका साउथ इंडिया के अकॉर्डिंग है ना, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर आपका हरियाणा के अंदर जो है इसको हम ग्रो नहीं करवा सकते हैं। उसी प्रकार से क्रॉप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके अकॉर्डिंग हम सीजन को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है ना, आपका क्या होता है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, या फिर आपका टेम्परेट। देखो सॉरी, हाँ ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल क्या है, ये वो एरिया है जहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा है और जहां पर ह्यूमिडिटी भी आपकी क्या है, ज्यादा है। देखो मैंने क्या बोला, यहां पर आपका टेम्परेचर भी क्या है, ज्यादा है, और यहां पर आपकी ह्यूमिडिटी भी क्या है, आपकी ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल का एरिया जो होता है वो एरिया होता है जहां पर आपका टेम्परेचर तो ज्यादा होता है, टेम्परेचर आपका नॉर्मल या नॉर्मल से ज्यादा हो सकता है, लेकिन ह्यूमिडिटी जो होती है वो यहाँ पर क्या होती है, कम होती है। उसी प्रकार से आपका टेम्परेट एरिया जो आपका यहाँ पर क्या होगा, सॉरी टेम्परेचर क्या होगा, कूल होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कूल होगा, और कूल क्लाइमेट होता है, ह्यूमिडिटी होती है, और ये हमारा क्या कहलाता है, टेम्परेट एरिया होता है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब इसी के साथ अगर हम बात करें तो हर एक एरिया के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता होगा कि क्रॉप को डिवाइड कर दिया जाता है कि ये ट्रॉपिकल क्रॉप है, ये टेम्परेट क्रॉप है, ये सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, और उसी के अकॉर्डिंग वहां का प्रोडक्शन भी आपका ज्यादा या कम होता रहता है। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पर हम सब अच्छे से जानते हैं कि हमारी कोई भी क्रॉप होती है उसका जो पर्टिकुलर क्लाइमेट होता है वहीं पर उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे टेम्परेट क्रॉप है तो याद रखना उसका टेम्परेट एरिया में ही प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा।
ट्रॉपिकल क्रॉप है तो ट्रॉपिकल में ही उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन कुछ एरिए ऐसे होते हैं जहां पर ऑप्टिमम अगर उसको कंडीशन मिल जाए, अब वर्ड हम जैसे ही बोलते हैं ऑप्टिमम, एक होता है कोई भी चीज का मिनिमम, एक होता है कोई भी चीज का ऑप्टिमम, एक होता है कोई भी चीज का मैक्सिमम, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपके साथ कोई भी पर्सन क्या कर रहा था, बाय चांस किसी ने आपको पिन किया, पिन का मतलब क्या होता है, जैसे आपको मतलब बाय चांस आके थप्पड़ मार दिया, आप लोग क्या बोलोगे, खिज हुआ आपको, लेकिन आपने क्या बोला, चल ठीक है यार एक हो गया, ठीक है। दूसरी बार क्या हुआ कि आपका फ्रेंड है और उसने अगर आपको नॉर्मल मार दिया तो क्या होगा, वो ऑप्टिमम है, वो आपके लिए नॉर्मल कंडीशन है, नॉट ए बिग डील। लेकिन वहीं पर क्या हुआ, एक पर्सन है जिसको आप अननोन हो, उसने आके है ना रख दिया, तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, फिर वहां पर इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, है ना, तो वो मैक्सिमम लेवल था। समझ में आया मैंने क्या बोला, तो ये तीन चीजें होती है हर चीज के लिए। उसी प्रकार से जब क्रॉप को प्रोडक्शन करते हो तो उसके लिए आपका क्लाइमेट भी आपका इसी प्रकार से होता है, आपका वाटर का लेवल भी इसी प्रकार से होता है, वाटर आपका मिनिमम मैक्सिमम और ऑप्टिमम होता है, और जो ऑप्टिमम होता है वही आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने एमएम वाटर की इसको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं इरिगेशन की, आप सब लोग जानते हो कि आपकी क्रॉप को इरिगेटेड किया जाता है, क्रॉप को क्या किया जाता है, इरिगेशन दी जाती है। इरिगेशन जब भी हम बात करेंगे तो सब लोग जानते हैं अच्छे से कि हमारी क्रॉप को इरिगेशन किस स्टेज में देनी चाहिए, किस स्टेज में देनी चाहिए। स्टेज का मतलब क्या होता है कि आप सब लोग जानते हैं यहां पर कि क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज हमारी आती है हर एक क्रॉप के अकॉर्डिंग। अब एक बात बताओ यार कि क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज जो है, क्या आपकी क्रॉप को उसी टाइम पानी देना चाहिए, इसके अलावा पानी नहीं देना चाहिए क्या? देखो भाई, वो कंडीशन होती है जब आपका पर्टिकुलर टाइम पर वन इरिगेशन अवेलेबल होती है, लेकिन उतने इरिगेशन से काम नहीं चलता है, उतने इरिगेशन से प्रोडक्शन नहीं होता है। वो आपको एक कंसीडरेबल कंडीशन दी गई है कि इस टाइम पर अगर इरिगेशन दोगे तो बेटर प्रोडक्शन होगा, याद रखना। वो ये नहीं है कि आप बाकी टाइम पर पानी नहीं दोगे तो प्रोडक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इनिशियल में आपको सोइंग के टाइम पर सभी क्रॉप को इरिगेशन देना पड़ता है। सोइंग के बाद उसको आप जब 15 दिन हो जाएंगे, 20 दिन हो जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट के बाद, तो उसको इरिगेशन देना पड़ता है। राइस के लिए आपको पानी रेगुलरली उसको वेट रखना पड़ता है फील्ड को। अगर आप डीएसआर मेथड को भी फॉलो कर रहे हो, डायरेक्ट सीडिंग राइस को भी फॉलो कर रहे हो, तो भी आपको इरिगेशन रेगुलरली देना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये होता है। तो उसी प्रकार से आपका क्लाइमेट को फॉलो करना पड़ेगा, आपकी उसकी इरिगेशन फैसिलिटीज को फॉलो करना पड़ेगा, आपका सीड की स्पेसिंग जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा, सीड रेट को फॉलो करना पड़ेगा। ना सीड की पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, ना प्लांट की पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए। अगर कम हुई तो यील्ड डिक्रीज हो जाएगी, और अगर ज्यादा हुई तो भी यील्ड डिक्रीज हो जाएगी। बोलोगे सर कैसे? बताता हूं कैसे। एक बात बताओ, आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली प्लांट पॉपुलेशन कैसे इफेक्ट करती है। आप लोग बोलते हो ना कि सर प्लांट पॉपुलेशन कैसे इफेक्ट कर सकती है। सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बताओ, एक घर के अंदर आप लोग जो है जैसे मान के चलिए कई बार शादी होती है, फंक्शन होते हैं ना हमारे घर के अंदर, ठीक है। तो शादी फंक्शन में आपके पास क्या होते हैं, एक बेड पे 5-5 पड़े होते हैं, होता है कि नहीं होता है ना। और उस समय क्या होता है, नींद आ रही होती है क्या? नो, किसी की लात मुंह पे होती है, किसी के कहीं होती है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि वो आपका सारा का सारा जो एक्चुअल में दूसरे दिन नींद की जो पूरी होनी होती है वो नहीं हो पाती, और हम लोग क्या बोलते हैं कि नींद पूरी नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि स्पेसिंग प्रॉपर नहीं मिला था। लेकिन वही क्या हो, अगर आपका 2 बेड अवेलेबल हैं और 2 बेड के ऊपर डबल बेड है, तो डेफिनेटली आपके 2 पर्सन यहां पर आराम से क्या कर सकते हैं, सो सकते हैं, है ना। तो वही आपका क्या हो गया, आपका 2 पर्सन सो गए, तो डेफिनेटली वो क्या है, ऑप्टिमम कंडीशन है। लेकिन वही क्या हो, आपका एक बेड है और आपका 2 इसके अंदर आराम से सो सकते हैं, लेकिन एक ही पर्सन सोया पड़ा है। या फिर 4 कमरे हैं, एक रूम, एक ही आपका पर्सन जो है एक ही ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सिंपल सी बात करें, अगर अभी प्रेजेंट टाइम अंबानी की बात करें तो अंटालिया उसके पास कितना बड़ा है, पर्सन रहते कितने होंगे, 4 रहते होंगे ज्यादा ज्यादा। या फिर चलो नौकर नाकर का लगा के तो एक फ्लैट उसका मान लिया, और बाकी क्या हो गया, खाली तो पड़ा है ना। तो वहां क्या कंडीशन है कि वो आपका एक्स्ट्रा है। उसी प्रकार से यहां भी अगर हम बात करेंगे तो उसको स्पेसिंग दे दी गई, तो डेफिनेटली उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होने वाला, लेकिन प्रोडक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्लांट पॉपुलेशन कम हुई तो ठीक है, ऑप्टिमम हुई तो क्या हुआ, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा, और अगर ज्यादा हो गया तो प्रोडक्शन वैसे डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, प्लांट पॉपुलेशन को इंक्रीज करने से भी कोई फायदा नहीं होगा। एग्जाम्पल आपकी घर की शादी को ले लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहां पर क्या होगा, अब आपका केवल क्लाइमेट फैक्टर हो गया, प्लांट का पॉपुलेशन फैक्टर हो गया, इसी के साथ आपके डिजीज और इंसेक्ट भी क्या करते हैं, आपके प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा जो वर्ड हम पढ़ते हैं यहां पर, तो एग्रोनॉमी है ना, हम क्या पढ़ते हैं उसको, हमें एग्रोनॉमी, उसी के अंदर हम इन चीजों को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, जब एग्रोनॉमी की बात आती है तो आप लोग जैसे ही बोलोगे सर एग्रो प्लस से नोमोज, जिसका मतलब होता है फील्ड का मैनेजमेंट। ठीक है भाई, मान ली आपकी बात, इसमें कोई बुराई नहीं है,
लेकिन फील्ड का मैनेजमेंट कैसे करोगे, ये तो इंपॉर्टेंट है ना। तो फील्ड का मैनेज करने के लिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास क्या होना चाहिए कि आपको क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए लैंड अवेलेबल होना चाहिए। क्या अवेलेबल होना चाहिए, लैंड अवेलेबल होना चाहिए। प्लस में आपका सूटेबल क्लाइमेट आपके पास होना चाहिए। प्लस में क्या होना चाहिए, आपका सूटेबल क्लाइमेट आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले आपका यहां पर अगर हम लैंड हमारे पास है तो क्या होना चाहिए, सीड अवेलेबल होना चाहिए। समझ में आया। लैंड का मतलब तो समझते हो ना कि आपका यहां पर वो एरिया जहां पर क्रॉप को ग्रो करवाया जा रहा है, ठीक है। ऐसे तो अगर हम बात करें तो लैंड का मतलब होता है, लैंड और सोइल दो चीजें होती है। लैंड का मतलब होता है आपका वहां पर है वो एरिया जो आपका वाटर को छोड़कर कोई भी है, और सोइल वो है जहां पर आपका क्रॉप को ग्रो करवाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका यहां पर लैंड अवेलेबल होना चाहिए, प्लस में आपका सीड अवेलेबल होना चाहिए, क्रॉप को क्या करवा दिया जाएगा, ग्रो करवा दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फील्ड को टिलेज करना पड़ेगा। टिलेज करने से क्या होगा, उसका जो सोइल है उसको हम ऑप्टिमम कंडीशन में लेके आएंगे, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, हो सकता है बहुत ज्यादा बड़े बड़े मतलब पत्थर से पड़े होंगे, उनको रिमूव कर देंगे। प्लस में क्या होगा, उसके अंदर अगर बड़े बड़े जो आपके साइज क्लोड हैं, सोइल के पार्टिकल अगर बड़े हैं तो उनको ब्रेक डाउन करके स्मॉल पीसेस में लेके आया जाएगा। तो आपका क्रम्बी स्ट्रक्चर सोइल के अंदर बेस्ट होता है। याद रखना क्या होता है, आपका क्रम्बी स्ट्रक्चर बेस्ट होता है। ये है आपका क्या, स्ट्रक्चर। लेकिन टेक्सचर के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारी लोमी सोइल बेस्ट होती है। क्या बोला, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्रम्बी और टेक्सचर के अकॉर्डिंग लोमी सोइल आपकी क्या होती है, बेस्ट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर तो टिलेज किया, टिलेज करने के बाद लैंड आपका ऑप्टिमम कंडीशन में आया, स्ट्रक्चर उसका प्रॉपर बनाया, और उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, अभी आपका सीड की सोइंग करने से पहले, टिलेज करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन देना पड़ेगा, पानी यानी कि ऑप्टिमम लेवल पर लेके आना पड़ेगा। करते हो नहीं करते हो, ऑप्टिमम लेवल पे वाटर लेके आए। अभी हमने क्या कर दिया, उसकी सोइंग कर दी। क्या कर दी, आपकी सोइंग कर दी। सोइंग करने के बाद क्या होता है, आपका प्लांट ग्रो करता है, वेजिटेटिवली प्रोपेगेट होता है आपका, है ना। उसके अंदर क्या होता है, पहले सीड से सीडलिंग बनेगा, सीडलिंग से आपका क्या होगा, उसके अंदर टीलर्स इमर्ज आउट होंगे, टीलर्स के बाद क्या होगा, जॉइंटिंग स्टेज आएगी। अगर मैं सीरियल्स की बात करता हूं तो उसके अंदर जॉइंटिंग आएगी, जॉइंटिंग से क्या होगा, नंबर ऑफ टीलर्स, फिर प्रोफ्यूज टिलरिंग होगी। उसके बाद टिलरिंग के बाद क्या होगा, उसके अंदर आपका जो है आपका फ्लावरिंग या फिर वेजिटेटिव स्टेज के बाद आपका फ्लावरिंग स्टेज आ जाएगा, रिप्रोडक्टिव स्टेज आ जाएगा। उसके अंदर बूटिंग स्टेज होगी, आपका इन्फ्लोरेसेंस आएगा, इन्फ्लोरेसेंस के बाद आपका क्या आएगा, आपका ग्रेन फॉर्मेशन होगा, ग्रेन के बाद आपका क्या होगा, उसके अंदर आपका डफ स्टेज होगा, सॉरी ग्रेन के अंदर मिल्किंग स्टेज होता है, ग्रेन फॉर्मेशन के बाद मिल्किंग आता है, मिल्किंग के बाद डफ आता है, डफ के बाद उसकी हार्वेस्टिंग करते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा सोइंग के बाद क्या होगा, वो ग्रो करेगा। ग्रो करने के टाइम पर हमें इरिगेशन उसको प्रॉपर टाइम पर देना पड़ेगा, इंटरकल्चरल ऑपरेशन भी हमें करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, आपके इंटर कल्चरल ऑपरेशन। प्लस में हमें क्या करना पड़ेगा, आपका इंटरकल्चरल ऑपरेशन के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर आपका इरिगेशन। क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन। और इरिगेशन के बाद अगर हम बात करें तो उसमें अगर डिजीज आता है, इंसेक्ट आता है, तो वो भी हमें उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यानी कि हमें डिजीज और इंसेक्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर इंटरकल्चर ऑपरेशन, इरिगेशन, डिजीज, इंसेक्ट, इनको हमने कंट्रोल किया। आपका लास्ट में क्रॉप हार्वेस्टिंग के टाइम पर पहुंच गई, हमने हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट करने के बाद उसको स्टोरेज किया, स्टोरेज करने के बाद हो सकता है स्टोरेज से पहले मार्केटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या रहा, सीक्वेंस रहा। और ऊपर से लेके नीचे तक सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, एग्रोनॉमी बोलते हैं। अब समझ में आया कि नॉमी क्या होता है, ये होती है नॉमी। लेकिन इसके अंदर अगर हम बात करें तो साइंस देखना कैसे, ध्यान से सुनना मेरी बात। लोग बोलते हैं कि सर एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, इसके अंदर कौन सा हमें पैथोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, एंटोमोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। ध्यान से सुनना अभी मेरी बात। यहां पर अगर हम बात कर रहे थे एग्रोनॉमी की, तो सबसे पहले हमने सीड को बोला, तो सीड टेक्नोलॉजी आई कि नहीं आई, पहले बताओ। अच्छा, उसके बाद आपने यहां पर टिलेज को किया, तो टिलेज के लिए आपका यहां पर इंप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हुआ कि नहीं हुआ, हो गया इसका रिलेशनशिप भी। लेकिन हम बात कर रहे थे सूटेबल क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमारा एग्रोमेट्रोलॉजी आया कि नहीं आया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्लांट को हमें कितनी स्पेसिंग पर करना है, ये ठीक है। लेकिन उसके अंदर हम किस क्लाइमेट में ग्रो करवा रहे हैं, वो हमारा किससे पता चलेगा, प्लांट की फिजियोलॉजी से पता चलेगा। तो प्लांट फिजियोलॉजी हमें स्टडी करना पड़ा कि नहीं पड़ा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो सोइल के अंदर हमारी सोइल कैसी होनी चाहिए, तो सोइल की स्टडी करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी, डेफिनेटली करनी पड़ गई। उसके बाद हम जो बात कर रहे थे यहां पर सोइंग मेथड, सोइंग मेथड के बाद इंटरकल्चरल, इरिगेशन, डिजीज और आपका इंसेक्ट। डिजीज और इंसेक्ट की बात करें तो वहां पर आपका
डिजीज को रोकने के लिए प्लांट पैथोलॉजी होती है, इंसेक्ट के लिए हमारी एंटोमोलॉजी होती है। स्टडी करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ी? एक और रह गया था बीच में, वीड को भी तो रिमूव करना पड़ेगा। वीड को रिमूव किया तो क्या हो गया? वीड साइंस हमें स्टडी करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? डेफिनेटली करनी पड़ेगी भाई। तो आपका क्रॉप को अगर स्टडी किया जा रहा है तो इतने सारे सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए हैं, ये सारे के सारे सब्जेक्ट इसमें कंसीडर किए जाएंगे। और प्लस में अगर आपने बात कर दी किसके लिए, आपने बोल दिया कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, आपका डेफिनेटली एक वर्क और भी हो सकता है क्या, कि आपने यहां पर रेयरिंग कर लिया डेयरी को, यहां पर रेयरिंग कर लिया आपने किसी और को, तो उसके लिए भी तो आपको फोल्डर या फिर आपका फीड लेके आना पड़ेगा। और उस केस में आपका यहां पर एग्रीकल्चर प्लस में आपकी एलाइड एक्टिविटीज क्या हो जाएंगी, कंसीडर कर ली जाएंगी, दोनों को एड अप कर दिया जाएगा। फिर आपका सिस्टम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट एक फोकस और कर रही है कि फॉरेस्ट एरिया को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए। और फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज करने के लिए हमारे यहां पर एक स्लोगन दिया जा रहा है, हर खेत पर सॉरी हर मेड़ पर पेड़, हर मेड़ पर पेड़। हर मेड़ पर पेड़ का मतलब क्या है कि जो आपका फील्ड के अंदर बाउंड्रीज होती हैं उनके ऊपर क्या किया जाए, ट्री को ग्रो करवाया जाए। और ट्री को ग्रो करवाया जाएगा तो डेफिनेटली फॉरेस्ट्री की बात आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। एग्रीकल्चर प्लस हमने सिल्वीकल्चर की बात कर दी तो एग्री सिल्वीकल्चर हमारा क्या आ गया, टर्म आ गया। प्लस में हमने क्या कर लिया, अगर एग्री सिल्वी प्लस हमारा फोर्डर, तो तीनों चीजों को क्या आ गया, एग्री सिल्वी पास्चर आ गया। समझ में आया, आया कि नहीं आया? तो ये हमारी चीजें होती है। अब बताओ समझ में आ रहा है? ये यहां से जा रहा है? हाँ भाई जी, आंखों में तो नींद है। अरे टाइमिंग कहाँ चेंज कर दूं, किसकी चेंज कर दूं? आधे से ज्यादा ये ऊपर वाले जॉब वाले हैं। मेजोरिटी भाई मेरे, मेजोरिटी भी, मेजोरिटी का फंडा नहीं होता। टाइम जो है एक बार आपका रख दिया गया, टाइमिंग चेंज करने की दिक्कत नहीं है कि टाइमिंग चेंज कर दो। मुझे पहली बात ये है कि सुबह आपका अगर हम देखें तो सुबह हमारा 10 बजे से पहले सारे, 10 बजे पहले सारे स्लॉट खाली हैं, 10 बजे के बाद सारे स्लॉट फुल हैं। ठीक है, 10 बजे के बाद मैं कभी भी आपको टाइमिंग नहीं दे सकता हूँ क्लास के लिए, तो स्पेसिफिकली उससे पहले अगर हम बात करें तो आधे से ज्यादा क्या होंगे, कोई बोलेगा सर मैं जॉब में हूँ, कोई बोलेगा सर मैं उठ नहीं पाता हूँ, कोई बोलेगा मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। मुझे पता है, एक काम करो, सुबह 10 बजे पहले क्लास लगाने वाले हाथ खड़े करना। अब गिन ले मेजोरिटी, इनमें तो मैं बाद में बात करूंगा। समझ में आ गया? तो मैं ये है, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, मुझे पता है इनका, क्योंकि टाइमिंग फोन पर पूछ के फिर उसके बाद डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि आपके साथ कोई दुश्मनी है, लेकिन रियलिटी ये है मेरे भाई, मैं क्या करूं बताओ। चलिए, हाँ भाई ऑनलाइन वालों कोई दिक्कत है क्या? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया सभी लोग? और आधे लोग तो सोए पड़े हैं, वीडियो ऑन करना एक बार। हाँ जी, जाग रहे हो या नींद आ गई? चलिए, तो डियर वंस ये हमारा क्या हुआ यहां तक आपका। जैसे ही अगर हम बात कर रहे हैं, भूल गया सारा कुछ, बड़ी जल्दी रहे, तेरे को तो अच्छे से पता होना चाहिए, बाकी को चलो मानते हैं। हाँ जी, तो यहां पर क्या हुआ कि आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको हमें इसी प्रकार से कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब क्या आता है, देखो यहां पर जब भी हम बात करें तो देखो हर एक क्रॉप के अंदर हर एक चीज को लिया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, आपकी प्लांट फिजियोलॉजी और एग्रीकल्चर जो आपका यहाँ पर एग्रोमेट्रोलॉजी है, इन दोनों को उठाना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आगे चलते हुए हम क्या करेंगे, आपका कंप्लीट करेंगे। तो पहले सबसे पहले क्या लिया जाएगा, एग्रोमेट को कंप्लीट करेंगे। एग्रोमेट के बाद हमारा जो अगला पार्ट रहेगा वो एग्रोक्लाइमेटोलॉजी रहेगा, एग्रोक्लाइमेट की स्टडी करेंगे। एग्रोक्लाइमेट के अंदर जो आपका एग्रोक्लाइमेट है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन है और आपका एग्रो इकोलॉजिकल जोन है उसको कवर करेंगे। हरियाणा के अंदर कौन सा जोन किस में आता है वो आपका कवर किया जाएगा। उसके बाद हमारा जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बाद की अगर हम बात करें तो उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर टर्मिनोलॉजी या फिर क्रॉपिंग इंटेंसिटी, फार्मिंग सिस्टम, उनको हम कवर करेंगे। और उसके बाद हमारा जो है यहाँ पर क्रॉप आपकी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अभी क्रॉप स्टार्ट होने में टाइम है, उससे पहले हमारा 5 से 7 लेक्चर हैं तो उनको हम कवर करेंगे। हो सकता है 4 लेक्चर, 5 लेक्चर, 7 लेक्चर जितने भी होंगे वो आपके डेफिनेटली पहले उनको कवर कर लेते हैं और उसके बाद उनको क्या करेंगे, हम जनरली आपका फोकस करेंगे क्रॉप वाइज पर्टिकुलरली। और क्रॉप के बाद आपका सोइल आएगा और सोइल के बाद आपका सिलेबस
के अंदर जो मिसलेनियस पार्ट मैंने बोला था, जैसे प्रिसीजन फार्मिंग है आपका, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, आपका सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, इनको कवर किया जाएगा और आपका इसी के साथ सिलेबस पूरा होगा। ठीक है, चलिए डोंट वरी, अभी हुआ नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर एग्रो मेट को मैं उठाता हूँ, लेकिन एग्रोमेट को उठाने के साथ साथ आपका यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी को भी कवर किया जाएगा। किसको कवर किया जाएगा? प्लांट फिजियोलॉजी को भी। ठीक है, तो दोनों सब्जेक्ट में साथ में लेके क्यों चलूंगा? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे से क्या हो रही हैं, रिलेट हो रही हैं, जिससे क्या हो जाएगा, आपका सारा का सारा जो पोर्शन होगा वो समझ में आ जाएगा। प्लीज इनको 1 बाय 1 कवर करते हुए चलना, और हम्बल रिक्वेस्ट है क्लास को मिस मत करना। जैसे ही क्लास आपकी मिस हुई, ये समझ लेना कि एक टॉपिक मिस नहीं होगा, पूरा का पूरा आगे आने वाला टॉपिक भी मिस हो जाएगा। मैं बोलूंगा भाई वहां करवाया था, तो फिर वो करवाया ही था आपके भले से, तो आपके भले से कुछ नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, अगर आता है तो डेफिनेटली हो सकता है किसी को नॉलेज में होगा तो आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो एग्रोमेट का मतलब क्या होता है कि एग्रीकल्चर प्लस मेट्रोलॉजी। क्या बोला? एग्रीकल्चर प्लस मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पर? क्लाइमेट का स्टडी करना। किसका स्टडी करना? क्लाइमेट का स्टडी। और एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? आपका एग्रीकल्चर क्रॉप या फिर आपका बाकी चीजें। ठीक है, तो यहां पर एग्रीकल्चर के साथ जब आप क्लाइमेट का स्टडी करते हो, उसको लेते हुए जब आप स्टडी करते हो, उसका हमारा मतलब क्या होता है? एग्रोमेट्रोलॉजी होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर, तो इसमें क्या आता है, तो आपका पहले क्लाइमेट को देख लेते हैं कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है। जानते हो क्या? अब आ रही है आवाज है जी? देखो भाई, मैंने क्या बोला, आपका क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस क्या है, हाथ खड़े करना जिनको पता है, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। ऑनलाइन में केवल 4 हैं, 5 बस। हो गया कल्याण जी? परमजीत जी? दोबारा बोलना। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल सही बताया इन्होंने कि क्लाइमेट की अगर हम बात करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म और लार्ज एरिया का होता है। ठीक है, क्लाइमेट के लिए आप ये नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का क्लाइमेट है, ये पर्टिकुलर स्टेट का क्लाइमेट और या 2 या 3 स्टेट का कॉम्बिनेशन जो है वो आपका क्या होता है? क्लाइमेट होता है। अगर हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें और यूपी की बात करें तो ऑलमोस्ट क्लाइमेट क्या है आपका? दिल्ली की बात करें तो ऑलमोस्ट क्लाइमेट क्या है आपका? सेम है। हाँ, थोड़ी बहुत वेरिएशन होती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट क्या है आपका? सेम है। इसमें क्या होता है कि लास्ट 30 ईयर का जो वेदर का समराइजेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं। मैंने क्या बोला कि लास्ट जो आपका 30 ईयर का जो वेदर का समराइजेशन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपका क्लाइमेट बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? वेदर क्या होता है? ये आपका स्मॉल एरिया का और आपका शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। अगर मैं बोलूं आज का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, इट मींस ये आज की कंडीशन को शो कर रहा है। आपने देखा होगा जब आपके मोबाइल के अंदर जो वेदर की कंडीशंस आती हैं उसमें लिखा होता है कि 2 बजे से पहले बारिश नहीं होगी, 2 बजे के बाद बारिश होने की संभावनाएं हैं, है ना? वो हमारी क्या है? वेदर की कंडीशन है, यानी कि आज क्या रहने वाला है। आपने सुना होगा आज दिल्ली का तापमान भारी जो है गिरावट आई या भारी आपकी वृद्धि हुई, तो वो क्या है? आपकी तापमान के अंदर वृद्धि या फिर तापमान के अंदर गिरावट जो प्रेजेंट टाइम में हो रही है वो क्या है? वेदर की कंडीशन है। ठीक है, लेकिन क्लाइमेट के अंदर एक जैसे एकदम ऐसे नहीं होता कि आज क्लाइमेट यहाँ पर ट्रॉपिकल है और दूसरे दिन क्या हो जाएगा? आपका
टेम्परेट हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल यहाँ पर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे वेदर और क्लाइमेट के डिफरेंस होते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो वेदर और क्लाइमेट के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं आपके इनके, सेम होते हैं। कैसे, देखो वेदर और क्लाइमेट के फैक्टर क्या हो सकते हैं। पहला आपका फैक्टर होता है जी सोलर रेडिएशन, पहला फैक्टर क्या होता है आपका, सोलर रेडिएशन। दूसरा आपका फैक्टर अगर हम बात करें तो हमारा क्या होता है यहाँ पर, टेम्परेचर, क्या होता है जी आपका, टेम्परेचर। तीसरा अगर हम बात करेंगे यहां पर तो क्या होता है आपका, विंड, ठीक है। और चौथा अगर हम बात करेंगे तो हमारा क्या होता है, ह्यूमिडिटी। और पांचवा अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब कुछ वो, एक सेकेंड, आपका प्रेसिपिटेशन। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे यार ये कहां पे एग्जाम में काम आने वाला है। डेफिनेटली ये कोई एग्जाम में काम नहीं आने वाला जो आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो है वो आपका बहुत काम में आने वाला है। कैसे, देखते हैं। सबसे पहले आपका फैक्टर जो है उसका नाम क्या है, सोलर रेडिएशन। उठा लो भाई उसी को, ठीक है। सोलर रेडिएशन, सब लोग जानते हैं सोलर रेडिएशन का मतलब होता है जो सनलाइट आपकी आपके सरफेस पर पहुंचती है वो आपके पार्टिकल की फॉर्म में आती है। और दीज पार्टिकल्स आर नोन एज क्वांटा एंड फोटोन। इनको आप क्या बोलते हो, क्वांटा या फोटोन। इससे हमारा रिश्ता कोई नहीं है, इसको याद ना करना तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पार्टिकल हमारे अर्थ के सरफेस पे आ गए और उसके बाद ये क्या करते हैं, हीट को इंक्रीज करते हैं। हीट एनर्जी यहां पर क्या होती है, क्रिएट होती है, ठीक है। अब आपका क्या होगा, जैसे आपने सुना होगा ये सनलाइट जो है वो आपकी जो है डायरेक्टली यहां पर आती है अर्थ के सरफेस के ऊपर। प्लांट इसको यूटिलाइज करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं। प्लांट इसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो सनलाइट होती है वो डायरेक्टली केमिकल एनर्जी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आया, केमिकल एनर्जी में मींस कि आपका फूड में, जैसे आपका फूड जो बनता है वहां पर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट या फिर आपका जो ग्लूकोज जो आपका फॉर्मेशन होता है वो हमारा क्रिएट हो जाता है। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर, जो सोलर रेडिएशन यहाँ से आई, वो हमारी जो लाइट आई वो आपका प्रॉपर एक रेडिएशन होती है, उसकी एक वेवलेंथ होती है। वो वेवलेंथ हम सब लोग जानते हैं कि 400 टू 700 जो आपका एनएम है, 400 टू 700 नैनोमीटर, या फिर 0.4 टू 0.7 माइक्रोमीटर। 0.4 टू 0.7 है माइक्रोमीटर, या 400 टू 700 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ होती है। इस वेवलेंथ में ही प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस करेगा, इससे बाहर आपका प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। आपको पता होगा प्लांट के लिए आपका आपकी जो लाइट आ रही है व्हाइट लाइट होती है, लेकिन इसके अंदर कलर कितने होते हैं आपके, 7। व्हाइट लाइट में कलर कितने होते हैं, 7। कभी देखें इधर धनुष बनता हुआ, बारिश के बाद आपने विबग्योर देखा होगा। ये विबग्योर जो होता है इसमें 7 कलर होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये आपके 7 कलर होते हैं जिनकी वजह से आपका यहाँ पर क्या होता है, जो लाइट आपकी एब्जॉर्ब होती है। लेकिन इसमें से ग्रीन कलर कभी भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। मैंने क्या बोला, ग्रीन कलर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि ग्रीन कलर आपके प्लांट का होता है, तो वो क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, और बाकी लाइट को ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा किसमें होता है, रेड में। ठीक है, तो याद रखना वाकई में इन 7 कलर में से तो किसमें होगा, रेड में ही फोटोसिंथेसिस होगा। बोलोगे सर वहां पर आपका ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो लाइट को एक्सेप्ट करता है। देखो सबसे पहले तो आपका यहां पर हम स्टार्ट करते हैं जो फिजियोलॉजी का आपका बेसिक पार्ट है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं प्लांट के अंदर उसका लीफ। लीफ की जब भी हम बात करेंगे तो इस लीफ के अंदर आपका कौन सा पोर्शन है जो कि यहां पर देखो, इस लीफ के अंदर आपके कई रीजन्स होते हैं, है ना। इस लीफ के अंदर आपका स्टोमेटा है, ठीक है। इस लीफ के अंदर आपका स्टोमेटा है, क्लोरोप्लास्ट है ना। स्टोमेटा आपका वो पार्ट है जो आपका ओपन एंड क्लोज होता है, जिसके द्वारा आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है, ऑक्सीजन बाहर आती है, या फिर ऑक्सीजन एंटर करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। ये भी प्रोसेस होती है, बताएंगे कैसे। दूसरा इसके अंदर क्या है, आपका एक क्लोरोप्लास्ट पार्ट है। क्या नाम है पार्ट का, क्लोरोप्लास्ट। आपने सुना होगा आपकी सेल होती है, प्लांट की क्या होती है, सेल होती है। सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती है। ऑर्गेनेलीज मतलब क्या है, जैसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी के अंदर क्या है, आपका हार्ट है, माइंड है, स्टमक है, उसके बाद नीचे पैनक्रियाज है, लीवर है, किडनीज है, ये क्या है आपकी ऑर्गेनेलीज है ना। आपको पता होगा सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनते हैं आपके ऑर्गन,
ऑर्गन से क्या बनता है आपका ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से आपका क्या बनता है ऑर्गेनिज्म, है ना। उसी प्रकार से यहां पर भी अगर हम बात करेंगे तो सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। ये सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है ये हमारी क्या है, आप सब लोग जानते होंगे, प्लास्टिड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये हमारे क्या है ऑर्गेनेलीज है। लेकिन इसमें हमारा क्या है, एक क्लोरोप्लास्ट भी ऑर्गेनेलीज का नाम है। क्या नाम है, क्लोरोप्लास्ट। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो रीजन होते हैं, क्या होते हैं, दो रीजन होते हैं, ठीक है। दो रीजन कौन कौन से होते हैं, एक ग्रेना होता है और एक आपका स्ट्रोमा होता है, ठीक है। इनमें आपकी अलग अलग रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। याद रखने का तरीका क्या है, देखो आपका प्लांट ग्रीन कब नजर आता है, डेफिनेटली जब आप दिन में होते हो तो ग्रीनरी नजर आती है, रात में ग्रीनरी नजर नहीं आती है। अब लोग बोलोगे सर लाइट जला लेंगे ग्रीन नजर आ जाएगा, भाई वो आपकी मर्जी है, लेकिन वैसे अगर नेचुरली बात करें तो लाइट आपका दिन में होती है और उस समय हमारा ग्रीन जो है प्लांट नजर आएगा। तो डेफिनेटली हमारा ग्रेना रीजन जो है वो ग्रीन से याद रख लेना थोड़ा सा, उससे हमारा क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगी कि लाइट रिएक्शन कब होगी, ग्रेना रीजन में होगी। किस रीजन में होगी, ग्रेना में। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा वर्ड कहां से समझ सकते हैं हम एक बार आपका याद रखने के लिए, स्ट्रोम से, तूफान आता है, यस और नो, और तूफान आता है तो सारी तरफ अंधेरा हो जाता है या लाइट आ जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरा मतलब डार्क, और डार्क का मतलब डार्क रिएक्शन। तो ये हमारा क्या हुआ, स्ट्रोमा रीजन हुआ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो डार्क रिएक्शन यहां होगी, लाइट रिएक्शन यहां होगी। ये हमारा क्या हुआ, अंडरस्टैंड करने का तरीका हुआ और इसको याद रखने का तरीका हुआ। अब इसमें क्या होते हैं कि आपका लाइट रिएक्शन जहां होती है वहां पर एक पिगमेंट का नाम होता है जी क्लोरोफिल। पिगमेंट का नाम क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जो लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। समझ में आया। लेकिन क्या पिगमेंट यहां पर एक ही है, नहीं, पिगमेंट कई है। पिगमेंट के नाम क्या है, ज़ैंथोफिल। दूसरा पिगमेंट क्या है, कैरोटेनॉइड्स। तीसरा क्या है, एंथोसायनिन। ये हमारे क्या है, पिगमेंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, आपकी क्लोरोफिल की हेल्प करते हैं लाइट को एब्जॉर्ब करने में। समझ में आ गया। ये कंपनी का मालिक है, ये कंपनी के वर्कर क्या हैं, वर्कर हैं। समझ में आ गई। तो ये हेल्प करते हैं इस कंपनी के मालिक की, उस कंपनी को ग्रो करने के लिए। ये कंपनी जो भी प्रोडक्शन कर रही है, ये प्रोडक्शन क्या कर रही है, आपकी जो है फूड को प्रोडक्शन कर रही है, कहीं ना कहीं लाइट को कलेक्ट करने का काम कर रही है, ठीक है। तो ये लाइट की कलेक्ट करने में क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे, ठीक है। तो क्या फंक्शन होता है, ये कुछ इस प्रकार से है, हम एक आइडिया लेके समझते हैं कि जिस प्रकार से क्या है, क्लोरोफिल बीच में अवेलेबल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है आपका, बीच में अवेलेबल होता है। तो यानी कि यहां पर अगर हम बात करेंगे तो आपका क्लोरोफिल जो है वो बीच में अवेलेबल रहेगा और आसपास क्या रहेंगे, ज़ैंथोफिल और बाकी पिगमेंट रहेंगे, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए एक तरीका है। तो क्या होगा, जो रेड लाइट आएगी उसको केवल क्लोरोफिल ही एब्जॉर्ब करेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला, रेड लाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, आवाज आ रही है मेरी जी। रेड लाइट को केवल कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन ये जो बाकी पिगमेंट है ये बाकी लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला। तो यहां पर ब्लू लाइट भी एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल के द्वारा। समझ में आया मैंने क्या बोला, ब्लू लाइट क्लोरोफिल भी एब्जॉर्ब करता है और बाकी पिगमेंट भी एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन रेड लाइट को केवल कौन एब्जॉर्ब करेगा, आपका क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा, और बाकी पिगमेंट केवल कहां एब्जॉर्ब होंगे, यहां पर एब्जॉर्ब होंगे। जैसे एंथोसाइनिन है, ज़ैंथोफिल है, कैरोटेनॉइड्स है, ये बाकी लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे येलो है, ब्लू आपका इंडिगो है ना, तो वायलेट है, उनको क्या करेगा आपका, ये आपके एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। यहां पर क्या होगा कि डेफिनेटली एक बात आइए, वर्कर कंपनी में अच्छे काम करते हैं या फिर मालिक अच्छा काम करता है, डेफिनेटली हमारा वर्कर नहीं काम अच्छा करेगा, आपका मालिक क्या करेगा, डेफिनेटली अच्छा वर्क करेगा। समझ में आया कि नहीं आया यहां पर। तो इस चीज को हमेशा क्या करना, याद रखना, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे, लाइट को अपने पास रख लेंगे और बाकी कुछ लाइट इनको प्रेजेंट, देखो डेफिनेटली वर्कर है तो कुछ तो काम करके ही देना पड़ेगा ना, वरना मालिक क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो यही यहां पर हो रहा है, आपका सारी की सारी लाइट इसको नहीं देते हैं, कुछ लाइट अपने पास रख लेते हैं। और इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि ब्लू लाइट का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन रेड लाइट सबसे ज्यादा क्या करती है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाइट लाइट के रिस्पेक्ट में, तो याद रखना व्हाइट लाइट ही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि व्हाइट में ही तो 7 कलर क्या है आपके प्रेजेंट है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो याद रखना ये हमारा क्या हुआ, आपका एक छोटा सा पार्ट हुआ, ये हमारा लाइट ने जो वर्क किया यहां पर, और लाइट की वजह से या सोलर रेडिएशन की वजह से जो हमारा काम हुआ। समझ में आया। अब जो है लाइट को मेजर करने के लिए डेफिनेटली यहां पर क्या होते होंगे, इंस्ट्रूमेंट भी होते होंगे। इनका नाम क्या है, पायरेनोमीटर। जो सोलर रेडिएशन आ रही है उस सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए आपका जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज द पायरेनोमीटर। प्लस में आपका क्या होगा,
स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर। ठीक है, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट के नाम है जो कि क्या करते हैं, आपकी सोलर रेडिएशन को मेजर करने का वर्क करते हैं। समझ में आया। दूसरा, यहां पर जो सोलर रेडिएशन आ रही है, जो आपकी लाइट आ रही है, उसमें याद रखना आपका क्लोरोफिल जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए स्पेशल वेवलेंथ होती है, दैट इज द 338 नैनोमीटर या फिर आपका 3.38 माइक्रोमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? सॉरी, जीरो 0.338। ठीक है, चलिए अगला अगर हम बात करें तो यहां पर सोलर रेडिएशन की वजह से तीन कंडीशन समझ में आती है, तीन चीजें होती है, तीन टाइप होते हैं। पहला होता है फोटोट्रोपिज्म, दूसरा होता है फोटोपीरियोडिज्म और तीसरा होता है फोटो सेंसिटिव। क्या बोला मैंने? पहला आपका है फोटोट्रोपिज्म, दूसरा है फोटोपीरियोडिज्म और तीसरा आपका है फोटो सेंसिटिव। ठीक है, कैसे देखो, फोटोट्रोपिज्म, ट्रोपिज्म का मतलब है मूवमेंट, फोटो का मतलब है लाइट, फोटो पीरियोडिज्म, फोटो मतलब लाइट वही और पीरियोडिज्म मतलब टाइम। फोटो सेंसिटिव, फोटो मतलब वही लाइट है, सेंसिटिव मतलब सेंसिटिव। देखते हैं कैसे क्या होता है। देखो यहां पर ध्यान से सुनना, ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट, जो प्लांट का पार्ट लाइट की तरफ मूवमेंट करता है। आप लोगों ने देखा होगा या आपने डेफिनेटली ऑब्जर्व किया होगा या फिर बचपन में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा 10वीं में कि लाइट की तरफ प्लांट आपका क्या करता है, मूवमेंट करता है, और उसकी वजह से हमारा जो प्लांट है वो हमेशा उसी की तरफ, जो आपका स्टेम है वो उसी की तरफ क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। लेकिन प्लांट का एक पार्ट ऐसा भी है जो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, दैट इज द रूट। रूट शो करेगा जियोट्रोपिज्म और आपका स्टेम शो करेगा फोटोट्रोपिज्म। समझ में आ गया। फोटोट्रोपिज्म में एक मेन आपका हार्मोन है जो कि हेल्प करता है, दैट इज द ऑक्सिन। उसका नाम क्या है? ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या होता है, हमेशा उसको फोटोफोबिया होता है। फोटोफोबिया का मतलब क्या होता है कि उसको लाइट से हमेशा डर लगता है, वो हमेशा लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? दोबारा ध्यान से सुनना कि आपका फोटोफोबिया होता है किसको? ऑक्सिन को। ऑक्सिन क्या करेगा, आपका पुश करेगा प्लांट को किसकी तरफ में, लाइट की तरफ में, है ना। जैसे कई बार होता है ना कि लड़ाई हो जाए और एक कोई मतलब मेरे जैसा पीछे डरपोक खड़ा हो, वो क्या करेगा, तू ही होले भाई आगे। समझ में आ गया। तो वही बात इसके साथ है, ये लाइट को क्या करता है, लाइट की डायरेक्शन में हमेशा प्लांट को क्या करता है, मूवमेंट करवाता है और हमेशा लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में अवेलेबल होता है। समझ में आ गया यहां पर। चलिए ये हमारा क्या हुआ, फोटोट्रोपिज्म हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म को ध्यान से समझना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि ये काफी लंबा है, सॉरी। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सभी को? 2-3 यस कर रहे हैं, बाकियों को नहीं आ रहा क्या? एक को और आ गया, चारों को आ गया, बाकियों को? शुक्र है। 7 को आ गया, बाकी 8 को भी आ गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 26 हो। 26 आवाजें तो आनी चाहिए। चलिए हाँ भाई, आपको समझ में आ रहा है? पक्की बात है। चलिए देखो, सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आंसर देखो, वही बात है कि भाई ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन वालों के तो दर्द मुझे समझ में आ जाते हैं, इनकी भावनाएं दिख जाती हैं, ठीक है, लेकिन आपका ना तो पता चलेगा पेट दर्द है, ना सिर दर्द है, ना कोई और बीमारी पता चलेगी। तो उसके लिए डायग्नोसिस करना पड़ेगा और डायग्नोसिस करके रिपोर्ट को शो करना पड़ेगा, और रिपोर्ट अगर मुझे दोगे तभी उसका आपको वैलिड इलाज मिल पाएगा। अदरवाइज मेरे पास कोई इलाज नहीं है किसी बीमारी का, ठीक है। उसके लिए खुद जिम्मेदार रहोगे आप, ठीक है। तो इतना पूछ सकता हूं बार बार आपसे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बाकी बताना ना बताना आपके हाथ में है। और बार बार बोल रहा हूं कि यहाँ पर चैटिंग का ऑप्शन है आप लोगों के लिए, और डेफिनेटली आपकी उंगलियां बहुत चलती हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, तो यहाँ भी चल सकती हैं और बता सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए अगले हमारे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोटो मतलब लाइट, पीरियडिज्म मतलब टाइम। देखो फोटो मतलब लाइट, ठीक है, पीरियडिज्म मतलब टाइम समझ में नहीं आया। एक बात बताओ, आपका पीरियड याद है क्लास के टाइम लगता होता था, स्कूल में, कॉलेज में, है ना।
पीरियड जो लगता था, लेक्चर जो लगता था, वो पर्टिकुलर टाइम के लिए लगता था, सारा दिन लगता था, है ना? मैथ का लेक्चर अलग होता था, साइंस का अलग होता था, इंग्लिश का अलग था, रीजनिंग का अलग था, हॉर्टिकल्चर का अलग था, एग्रीकल्चर का अलग था, एग्रोनॉमी का अलग था, डेयरी का अलग था, फिशरीज का अलग था। उसी प्रकार से यहाँ भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर पर्टिकुलर एक चीज की बात की जा रही है, पर्टिकुलर आपके एक पीरियड की बात की जा रही है, दैट इज द फ्लावर। यानी कि जब प्लांट में फ्लावर आता है उस समय की बात की जा रही है, जब फ्लावरिंग टाइम पर आपके प्लांट को कितने घंटे लाइट की रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पर हम इसको बोलते हैं फोटो पीरियडिज्म। और फोटो पीरियडिज्म में याद रखना, आपके प्लांट को यहां पर क्लासिफाई किया जाता है तीन कैटेगरीज में। कितने कैटेगरीज में? तीन कैटेगरीज में। पहला होता है जी शॉर्ट डे प्लांट, दूसरा होता है जी आपका लॉन्ग डे प्लांट, और तीसरा होता है जी आपका डे न्यूट्रल प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट का मतलब क्या है, लॉन्ग का मतलब क्या है, और डे न्यूट्रल का मतलब क्या है? सब लोग जानते होंगे कि हमारे जिस प्लांट को कम घंटे लाइट की रिक्वायरमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट डे बोलते हैं। लेकिन सुनिएगा भाई ध्यान से, पहले हमने क्या बोला? शॉर्ट डे प्लांट। देखो, शॉर्ट डे प्लांट वो होता है जो हमारा, जिसको लाइट के कम आवर की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग द फ्लावरिंग टाइम। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो पीरियडिज्म का मतलब हमने पहले ही बोल दिया कि लाइट की रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द फ्लावरिंग टाइम। अगर फ्लावरिंग टाइम पर लाइट की रिक्वायरमेंट कम आवर है तो वो आपका शॉर्ट डे है, ज्यादा है तो वो लॉन्ग डे है, और अगर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो वो हमारा क्या है? डे न्यूट्रल प्लांट है। समझ में आ गया? ठीक है। तो यहां पर आपका क्या होगा, जो शॉर्ट डे प्लांट है उसको लाइट की कितनी की रिक्वायरमेंट हो सकती है, कैसे रिक्वायरमेंट हो सकती है? तो याद रखना, एक दिन के अंदर घंटे कितने होते हैं भाई? 24, है ना? इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया, 8 घंटे, 8 घंटे और 8 घंटे। ठीक है। यहां पर आपका देखो, मैं सिंपल सी बात है, यहां पर आपके पास क्या है? 3 आम है और आपके 2 बेटे हैं। एक को मैं 2 दे दूं, एक को 1 दे दूं, तो क्या हुआ? आपका जो है एक के पास ज्यादा चला जाएगा, एक पास कम चला जाएगा। लेकिन अगर मैं दोनों को एक एक दे दूं और एक को हाफ काट कर दे दूं तो क्या हो गया? इक्वल डिवीजन हो गया। समझ में आ गया? लेकिन हमने इक्वल डिवीजन तो करना ही नहीं है, हमने एक को शॉर्ट रखना है, एक को लॉन्ग रखना है। तो यहां पर क्या होगा कि 2 पार्ट आपके एक को दे दिए जाएंगे और एक पार्ट आपका एक को दे दिया जाएगा। लेकिन देना किसको है, ये भी तो समस्या है। यहां पर याद रखना कि अगर आपके 8 और 8 कितने होते हैं? 16। तो याद रखना 14 to 16 आवर, क्योंकि डेफिनेटली एक पर्टिकुलर ये तो हो नहीं सकता कि 14 घंटे ही लाइट होगी, 16 घंटे ही लाइट होगी, डेफिनेटली टाइम चेंज होगा। तो यहां पर क्या होगा? 14 to 16 आवर अगर हमारा क्या है, यहां पर डार्क पीरियड है, यानी कि रात है, और आपका 8 to 10 आवर अगर क्या है आपका लाइट पीरियड है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? शॉर्ट डे प्लांट होगा ड्यूरिंग द फ्लावरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड। कब? फ्लावरिंग टाइम पर, जब उसको क्या रिक्वायरमेंट है? लाइट की कम या ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर रहे हैं। अगर ये टाइम पीरियड हमारा 14 to 16 हुआ डार्क का, तो हमारा क्या हो गया? शॉर्ट डे। और अगर यही टाइम हमने क्या कर दिया? 14 to 16 आवर लाइट का कर दिया, और हमारा ये क्या हो गया आपका? 8 to 10 आवर डार्क पीरियड हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? लॉन्ग डे प्लांट आ जाएगा। ये हमारा कौन सा आ जाएगा? लॉन्ग डे प्लांट आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आता। क्वेश्चन पता है कैसे आता है? क्वेश्चन आता है कि आपका इसके अंदर लाइट पीरियड कम होने से कौन से प्लांट पे इफेक्ट पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर क्या होता है कि आपका लाइट पीरियड कम होने से या ज्यादा होने से किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ध्यान से सुनना है इस बात को कि एक्चुअल में क्या होता है यहां पर, कि मान के चलिए आपको जो है मीठा खाना ज्यादा पसंद है, शुगर आपको ज्यादा पसंद है, यस और नो? शिट मैन, बंद करो यार। फोन लेके आना दीपक, अपने फोन में ऑन करना जूम की आईडी, जो वहां से लिंक क्लिक करना।
कोई भी एक। पंजाब एडीओ के बैच में कौन है आप में से? आप है ना, बैच में ऐड हो जल्दी से। हाँ मेरा फोन देना। हे गाइस, इज दैट आई एम ऑडिबल? प्लीज एक मिनट का वेट कीजिएगा, जस्ट जस्ट एक मिनट का। आवाज आ रही है गाइस? सॉरी, कहाँ थे भाई? अच्छा, तो ये पॉइंट था ना। ये था। देखो क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या बोला कि आपका लॉन्ग डे और शॉर्ट डे में क्या डिफरेंस होगा कि यहाँ पर ज़्यादा आपको क्या है, लाइट की रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर सॉरी यहाँ आपको ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट है और यहाँ आपको कम लाइट की रिक्वायरमेंट है। हम बात बोल रहे थे कि कैसे प्रोडक्शन इफेक्ट हो सकता है। आपका ज़्यादा लाइट में प्रोडक्शन इफेक्ट होगा कि ज़्यादा डार्क में इफेक्ट होगा? देखो ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है और मैं आपका क्या कर दूं, मीठा अभी बंद कर दूं, मान के चलिए मैंने आपको चाय बना के दी और चाय में मीठा मैंने कम डाल दिया और आपको ज्यादा पसंद है, तो डेफिनेटली क्या होगा, आपको लगेगा यार मतलब कैसी चाय बनाई है। लेकिन वहीं अगर मीठा थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो उसमें आप बोलोगे चलो ठीक है बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं है ना, क्यों? क्योंकि वो चीज आपको ज्यादा लाइक है। उसी प्रकार से इसको यहां पर ज्यादा क्या पसंद है, डार्क पीरियड इफेक्ट है या फिर आपका लाइट पीरियड ज्यादा इफेक्ट है? डेफिनेटली इसको डार्क पीरियड ज्यादा इफेक्ट है। तो अगर आपका शॉर्ट डे का डार्क पीरियड इफेक्ट हो गया
तो प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, और लॉन्ग डे का अगर लाइट पीरियड इफेक्ट हो गया तो आपका प्रोडक्शन डिक्रीज होगा। अदरवाइज इसके जो यहां पर आपके डार्क पीरियड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहां पर आपके लाइट पीरियड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहां पर इसको डार्क की रिक्वायरमेंट है और यहां पर आपका लाइट की रिक्वायरमेंट है। अब क्वेश्चन रेज होता है कि आपका खरीफ सीजन की क्रॉप होती है वो हमारी शॉर्ट डे होती है, और आपकी जो रबी सीजन की होती है वो लॉन्ग डे होती है। क्वेश्चन मेरा रेज होता है कि सर दिन जो है सर्दियों के अंदर जो है छोटे होते हैं, फिर हम उनको शॉर्ट डे क्यों नहीं बोलते रबी क्रॉप को, और हमारे जो गर्मियों के अंदर दिन बड़े होते हैं तो हम उनको जो है आपका लॉन्ग डे क्यों नहीं बोलते हैं। रीजन क्या होता है कि आपका सबसे बड़ा दिन जो होता है कब कौन सा होता है, 21 जून, और आपका सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, 22 दिसंबर। तो याद रखना 22 दिसंबर के बाद दिन छोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं, और आपके दिन बड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, और आपका 21 जून के बाद दिन छोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब आपका खरीफ में फ्लावरिंग टाइम आएगा उस समय दिन स्मॉल हो जाते हैं, इसीलिए उसको हम शॉर्ट डे और आपका रबी के अंदर जो आपके लॉन्ग डे प्लांट है उनको नाम से जानते हैं। उनके अंदर जो फ्लावरिंग टाइम आएगा उस समय उनके अंदर जो दिन बड़े होते हैं उसी के अकॉर्डिंग इनको शॉर्ट डे और लॉन्ग डे में हम डिवाइड करते हैं। अब मुझे बताइए कि ये बात आप सब लोगों को समझ में आई या नहीं आई, प्लीज लेट मी नो। ऑनलाइन वालों सभी लोग पहले, सबसे पहले तो ऑफलाइन वालों भैया आपको समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ, कोई दिक्कत है किसी को? पक्का सभी लोग प्लीज ऑनलाइन में। तो आज का काफी हुआ और करना है? काफी है तो सभी लोग एक बार वीडियो ऑन कर लो, कम से कम जो है एटलीस्ट पता लग जाए कि कहाँ क्या चल रहा है, आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा।